ठीक है, तो हमारे पास अभी का जो टॉपिक है वो फंक्शंस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस इन द केले-हैमिल्टन थ्योरम। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे हम बहुत मतलब इसके एडवांटेज, अभी हम इसको थ्योरम को देखते हैं, फिर इसका हम एडवांटेज देखते हैं कि हम इसको किस तरह यूज करते हैं अपने लीनियर सिस्टम्स के अंदर। और स्पेसिफिकली जो है ना, मतलब यहाँ पे जो उसने लिखा हुआ है कि फंक्शंस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिसेस, तो यू कैन कंप्यूट द फंक्शन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिसेस। मतलब ये कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, और आप कहते हैं 1 2 3 और 4 5 6 और 7 8 9, या ये मैट्रिक्स है और आपको कहा जाए कि यू कंप्यूट दिस e टू द पावर 80, तो ये कि यू कैन यूज द केले-हैमिल्टन थ्योरम, और ये कि यू कैन सॉल्व फॉर ऑल दीज थिंग्स। इसी तरह और बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं, तो वही हम देखेंगे। ठीक है, तो वैसे जो मैंने EAT लिखा है, क्या ख्याल है आपका? ये क्या लिखा है मैंने? आप में से कोई बता सकता है? अगर जो जिसने सर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इसी तरह लिखा जाता है ना? मैट्रिक्स। गुड, सही है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको आइडिया है जो चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे। तो ये बेसिकली वो है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, और ये है कि ये आप कंप्यूट कर सकते हैं। आपको और मेथड्स भी पता है, हम एक मेथड यहाँ पे भी देखेंगे कि इसको कैसे कंप्यूट किया जाता है। वी स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, लेट मी लुक एट द पार्टिसिपेंट्स कि आज मतलब ये कि स्टूडेंट्स कौन कौन है। तो इनके अंदर ये पार्टिसिपेंट की विंडो आप लोगों को विजिबल होती है क्या? यस, विजिबल होती है। यस सर, होती है। सही है। तो बिलाल और जैद और आयशा, इरफान, ताहिर, अक्सा, बिलाल और तूबा। ठीक है, तहरीम, अच्छा हाँ तहरीम है, हाफिज मोहम्मद तहरीम। ठीक है, हाँ सर, मैं भी हूँ। हाँ हाँ सही है, ठीक है। बस ये कि अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या बात है। द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड केले-हैमिल्टन थ्योरम, ऑल्दो आर्बिट्री मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स हैव बीन डिस्कस्ड। अच्छा, ये जो ब्रॉगन की बुक है, ये वहां से लिए गए नोट्स। मैं ये हमेशा मेंशन कर देता हूँ ताकि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रहे कि भाई किस बुक से कौन से नोट्स लिए गए हैं। बाद में एप्लेविच को देखा है, बाद में रोलिंड बर्न्स को देखा है, तो ये आपके पास ये ब्रॉगन की है। हर जो भी स्लाइड्स है उसके पहले लिखा होता है कि भाई ये टॉपिक्स कहाँ से लिए गए। अच्छा, यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल्दो आर्बिट्री मैट्रिक्स फ्रॉम पॉलिनोमियल्स हैव बीन डिस्कस्ड, वन वेरी स्पेशल पॉलिनोमियल इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये आप सब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसके अंदर पोल्स की इन्फॉर्मेशन होती है या आइगन वैल्यूज की इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर द मैट्रिक्स ए इज रिटन एज, अब a माइनस लैम्डा आई जो है आपके पास, ये टू कंप्यूट द आइगन वैल्यूज यू यूज a माइनस लैम्डा आई और मॉड। और वो कहता है कि जी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, लेट्स अज्यूम मैं उसको इस फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, इसने जो है ना क्या बोलते हैं, यहाँ पे लैम्डा की फॉर्म में लिख दिया। आप इसको जो है ना, मतलब जो और पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे आपके पास a x क्यूब प्लस लेट्स सपोज a3 और a2 x स्क्वायर प्लस, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, a नॉट x नॉट इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू c, व्हाटएवर, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये कि यहाँ पे उसने एक जनरल फॉर्म लिखी है। आपके पास एक सिस्टम की, हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स ए होता है और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो जो हाईलाइट हुआ हुआ येलो इस तरह हो सकता है, और उसको हम डेल्टा लैम्डा से यहाँ डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जिसके अंदर सारी आइगन वैल्यूज और पोल्स की इन्फॉर्मेशन होती है। देन द कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इज, तो वो कहता है कि जी मेरे पास क्योंकि ये इक्वेशन मेरे पास स्केलर इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है दिस इज स्केलर फॉर वन एलिमेंट, और ये आपके पास वही इक्वेशन है बट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में क्या है कि जी आपके पास अगर डेल्टा ए, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा लैम्डा, तो मैं अगर इसको लिख देता हूँ डेल्टा ए, तो यहाँ पे हर जगह जो है ना आपके पास मैंने क्या करना है, मैंने ए को मतलब लैम्डा को जो है ना वो ए से रिप्लेस कर देना है। तो मैंने हर जगह ए से इसको रिप्लेस कर दिया और आई गेट दिस इक्वेशन फ्रॉम हेयर। ठीक है, और ये सिंपल यहाँ पे कि जी ये -1 टू द पावर n, ताकि वो माइनस साइन को जो है ना होल्ड करे, क्योंकि वो स्केलर है, माइनस लैम्डा स्केलर है, माइनस लैम्डा की टू द पावर n जो है ना, तो आपके पास अगर n मतलब ये ऑड हो जाएगा तो नेगेटिव साइन आएगा, और n अगर इवन है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, अच्छा केले-हैमिल्टन थ्योरम वैसे लिखने में बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी मसला नहीं है। वो ये कहता है यहाँ पे, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज डेल्टा ए इज इक्वल टू 0। ये उसका थ्योरम है बेसिकली, जो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन इसके बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स हैं जो हम अभी देखेंगे। वो क्या कहता है मैं दोबारा रीड कर देता हूँ कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज डेल्टा ए इज इक्वल टू 0। अब इसको हम समझेंगे कैसे। मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, कोई भी मेरे पास LTI सिस्टम था। अब आपको अंदाजा है कि जब भी मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ, इसका मतलब कोई ना कोई जो है ना आपके पास कोई LTI सिस्टम की बात हो रही है। अब वो LTI सिस्टम क्या है, वो मतलब किसी मॉडल से हमने जनरेट किया था, लेकिन हम अब
इस मैट्रिक्स को एनालाइज कर रहा है। ये जो मैट्रिक्स आपके पास है, अब इसके बारे में अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर 2 पोल्स हैं या 2 स्टेट्स हैं या 2 आइगन वैल्यूज हैं तो एक ही बात है। और a इज इक्वल टू दिस। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैं कैसे निकालूंगा, वो मैं ऐसे निकालूंगा, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपके पास क्या है यहाँ पे, वो ये हो गया a माइनस आई लैम्डा और आपके पास 3 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा। मतलब आई होप ये सबको अंदाजा होगा ये कैसे मैट्रिक्स से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैंने कैसे निकाला। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक। उसके बाद इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, आई गेट दिस थिंग। और ये जो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मेरे पास बन गया ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मेरे पास बन गया, केले-मिल्टन थ्योरम ये कहता है कि आपके पास दिस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। केले-मिल्टन थ्योरम से भी ये कहता है कि जी आपके पास a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5 अब i होगा इज इक्वल टू 0। वो ये बात कहता है कि जी जो चीज आपके पास डेल्टा लैम्डा जो कि मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, देन डेल्टा a विल आल्सो बी 0। ये उसका केले-मिल्टन थ्योरम है। तो अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5i, उसने कहा ओके लेट्स सॉल्व दिस वन। तो ये आपके पास जो है ना ये a स्क्वायर हो गया, ये आप सिंपल मैथ से कंप्यूट कर लें, कोई मसला नहीं है। ये माइनस 5a हो गया प्लस 5, ये i हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल पे 1 है बाकी आपके पास 0 है। वो कहते हैं जब इसको तुम सॉल्व करोगे यू विल गेट अ 0। तो ये सिर्फ प्रूफ है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रूफ कि आपके पास मतलब बाय एग्जांपल, प्रूफ बाय एग्जांपल कि जी केले-मिल्टन थ्योरम के अंदर वो ये कहता है कि जी जो मैट्रिक्स है वो खुद सेटिस्फाई करता है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है। इसका क्या फायदा क्या है, मतलब अगर ये चीज है तो व्हाट इज एडवांटेज। तो आपके पास इसके 3 एडवांटेजेस है, यूजेस ऑफ द केले-मिल्टन थ्योरम। सबसे पहला ये है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन का मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात करूं कि जी मेरे पास अगर सिस्टम के स्टेट्स जो है ना, मेरे पास लेट्स सपोज 10 स्टेट्स हैं, ये 10 बाय 10 का मैट्रिक्स है। अब इसको मुझे इन्वर्ट करना है, तो इसको इन्वर्ट करना वो कोई आसान काम नहीं है। कंप्यूटेशनली दिस इज एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन, क्योंकि मुझे पता है कि ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए एंड ओवर मॉड ऑफ ए। चलो मॉड ऑफ ए तो डिटर्मिनेंट आप निकाल लेंगे क्विकली, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए निकालना मतलब हर ब्लॉक का जो आपको अंदाजा है कोफैक्टर्स निकालना और फिर एडजॉइंट पूरा कंप्यूट करना, तो वो एक सिंपल काम नहीं होता, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। ठीक है, तो कंप्यूटेशनली दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। और अगर ये 10 बाय 10 से अगर मैं हटा के मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक जो है ना वो इमेज आ रहा है और दैट इमेज इज 1000 बाय 1000 पिक्सल्स, और एक पिक्सल आपके पास जो है 1 पिक्सल, ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो, ताकि भाई मतलब ये कि इसका यूटिलिटी कितनी ज्यादा है। वो अलग बात है क्योंकि आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके पास है तो आपको अंदाजा नहीं होता कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूल्स हैं जो लीनियर अलजेब्रा में इस्तेमाल होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। 1 पिक्सल लेट्स सपोज 8 बिट का है, तो 1000 into 1000 into 8, this much amount of memory। और ये सिर्फ एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपका वीडियो स्ट्रीम है तो आप समझ लें कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। इसको सिर्फ अगर मुझे इन्वर्ट करना है, अगर मुझे इसको इन्वर्ट करना है तो यू कैन इमेजिन कि कितना मुझे टाइम लगेगा। आप लोगों को मुझे अंदाजा नहीं है कि किसने सी प्रोग्रामिंग के लेवल पे की भी है। हम लोगों को यूनिवर्सिटी में JIK में बिल्कुल पहला जो असाइनमेंट दिया गया था वो 3x3 मैट्रिक्स का जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखना था। तो कोड तो हमने डेवलप कर लिया, लेकिन जब उस कोड को आप मतलब 5x5 और 10x10 और 50x50 मैट्रिक्स पे लेके जाते हैं तो ये कि वो सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि वो कोड इतना जो है ना एफिशिएंट नहीं होता। तो बहरहाल ये कि यहाँ पर मैट्रिक्स इन्वर्जन जो है वो एक बहुत बड़ा जो है ना मतलब आपके पास टूल, मतलब ये एक एडवांटेज है केले-मिल्टन का जो आप बहुत क्विकली कंप्यूट कर लेते हैं। दूसरी चीज ये रिडक्शन ऑफ अ पॉलिनोमियल इन ए टू अ लेसर डिग्री, हेंस कंप्यूटिंग हायर पावर्स ऑफ ए एफिशिएंटली। आप में से कोई बता सकता है जिस जो अगर अभी जो है ना मतलब ये है कि जिसने इन लेक्चर्स को बहुत क्लोजली फॉलो किया मेरे, ये बात मैंने क्यों लिखी है यहाँ पे, मतलब इस वक्त इसका एडवांटेज कहाँ पर है जो मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। हेंस कंप्यूटिंग हायर पावर्स ऑफ ए एफिशिएंटली, ये भी गुजर चुका है आप लोगों का पूरा। सर जब हम आउटपुट निकालते हैं y इज इक्वल टू cx और फिर हम स्टेट निकालते हैं, उसमें हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स यूज करते हैं a की पावर i, वहाँ हम a जितना हमारा इफिशिएंट होगा हमें a की पावर i निकालते हुए स्टेट में इजीली रहेगा जब हम मैटलैब में कोड लिख रहे थे। सही है, सही बात है बिल्कुल। तो हमारे पास बीच में जो है ना एक चीज ऐसी गुजरी थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर डिस्क्रिटाइज सिस्टम है ना, डिस्क्रिटाइज सिस्टम, और ये कि उसके अंदर आपको कंप्यूट करना है फॉर t इज इक्वल टू लेट सपोज
आपको कंप्यूट करना है 40 इज इक्वल टू 1000, तो लास्ट वन आपको a टू द पावर 1000 कंप्यूट करना पड़ेगा। तो वो आपको बताएगा कि आपके पास जो ये सिस्टम है एट t इक्वल टू 1000 ये क्या बिहेव कर रहा होगा, उसका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स डिस्क्रीट सिस्टम का इस तरह निकलता है। तो ये कंप्यूट करना कोई सिंपल ऑपरेशन नहीं है, a टू द पावर 1000 आप करके देखेगा इसको मैटलैब के अंदर। मैटलैब तो खैर से बहुत क्विकली कर लेगा क्योंकि वो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की सारी लाइब्रेरीज यूज कर रहा होता है, लेकिन वैसे दिस आर डिफिकल्ट ऑपरेशन और दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, कंप्यूटेशनल एफर्ट्स, मेमोरी, बहुत सारी। तो वो कहता है कि यहाँ पे केले मिल्टन से आप इस चीज को बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों बहुत बड़े एडवांटेज है। तीसरा आपके पास क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ एनालिटिक फंक्शंस ऑफ मैट्रिसेस, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है। मतलब क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ एनालिटिक फंक्शंस ऑफ मैट्रिसेस कि जी कोई आपको कहता है साइन ए निकाल दो, EAT निकाल दो, यानी साइन AT निकाल दो। मतलब ये कि अगर A इज अ मैट्रिक्स, तो अब ये नॉर्मल मेथड से आप नहीं कंप्यूट कर सकते। भाई अगर आपको बोले कि भाई साइन 30 निकाल दो, बोलो दैट्स फाइन, आई कैन कंप्यूट इट वेरी सिंपली। लेकिन एक आदमी आपको बोले कि यार साइन ऑफ दिस थिंग, और ये बहुत जगह जरूरत पड़ती है कि जी आपके पास लिखा हुआ है 3 4 5 6, लेट्स सपोज, हाउ टू कंप्यूट दिस वन। तो ये कि केले मिल्टन से यू कैन कंप्यूट दिस थिंग, ठीक है। मैट्रिक्स इन्वर्जन, तो आई विल क्विकली गो थ्रू द मैथ्स कि जी आपके पास ये क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हमारे यहाँ आज नमाज जो है 4:45 पर है, तो प्रोबेबली 4:30 तक मैं ब्रेक लूंगा, 4:30 4:35 जो भी, मतलब प्रोबेबली 4:30, तो तभी मैंने जल्दी क्लास शुरू की। अच्छा, मैट्रिक्स इन्वर्जन लेट ए, मैं कोशिश करता हूँ कि केले मिल्टन खत्म हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है वैसे, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, अस्सर से पहले खत्म हो जाए। लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये हम बात देख चुके कि ये मेरे पास जो है ना वो मैट्रिक्स ए है जो एन क्रॉस एन है, कैन बी एनी डायमेंशन, और ये उसका जो है ना आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। तो आपके पास क्योंकि n बाय n मैट्रिक्स है, तो nth डिग्री आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। अगर 3 by 3 मैट्रिक्स होता तो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल होता, सिंपल, n इज इक्वल टू 3 होता। अच्छा, रिकॉल दैट द कांस्टेंट c नॉट इज दिस वन। अच्छा, ये चीज क्योंकि आपके नोट्स में नहीं गुजरी है, ये विलियम ब्रॉगन से मैं देख रहा हूँ, विलियम ब्रॉगन ने रेफर किया पुराने चैप्टर्स को। तो ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, ए का मॉड निकालना, ए का डिटर्मिनेंट निकालना बेसिकली, तो सारी आइगन वैल्यूज को अगर आपके पास जो है ना वो मतलब ये कि मेरा जो मैट्रिक्स है, अगर जो मेरा मैट्रिक्स ए है, अगर वो बिल्कुल जो है ना डायगोनल, मतलब डायगोनलाइज्ड है, ये कॉन्सेप्ट बाद में प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा डिस्कस करूं, क्योंकि जब वेक्टर स्पेस है उसकी बात आ रही होगी। अगर आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो आपकी जो सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें तो यू गेट द डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वी हैव लैम्डा 1 लैम्डा 2 करके लैम्डा n, तो अगर मैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो आई गेट दिस द मॉड, ठीक है। तो उसने यहाँ पर ये कह रहा है कि दिस द वैल्यू c नॉट इज इक्वल टू दिस एंड विच इज इक्वल टू a, और ये यहाँ पे कह रहा है एंड इज जीरो इफ एंड ओनली इफ ए सिंगुलर। वो ये कहना चाह रहा है सिर्फ और सिर्फ कि ये जो c नॉट की वैल्यू है ना, ये जीरो नहीं हो सकती, c नॉट की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो कहते हैं c नॉट की वैल्यू बराबर होती है यू मल्टीप्लाई ऑल द आइगन वैल्यूज टुगेदर, और ये उस वक्त सिर्फ जीरो होगी जब मैट्रिक्स से सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब ये है कि उसका इनवर्स आप नहीं निकाल सकते, मतलब आपके पास डिटरमिनेंट जीरो आता है। हाँ, डिटरमिनेंट उसका जीरो हो जाएगा। अगर ए आपके पास सिंगुलर है, यू कैन नॉट कंप्यूट द ए इनवर्स adjoint of a over mod of a, you cannot compute this, why, since the mod of a is zero। ये सिंगुलर का ये मतलब होता है, ठीक है। और अगर a नॉन सिंगुलर है तो आपके पास mod of a will exist, mod of a will be some value, whatever the value is it will be a, there will be some value and a inverse will exist, ठीक है। तो ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये अजम्पशन कह रहा है कि जी मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, c नॉट की वैल्यू मेरे पास, यू मल्टीप्लाई ऑल द लैम्डास टुगेदर, और ये कि वो कहता है कि a आपके पास जो है ना ये नॉन सिंगुलर है, और ये उस वक्त सिर्फ आपके पास जब a सिंगुलर होगा, यानी a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तब ही डिटरमिनेंट आपके पास जीरो होगा और तब c नॉट की वैल्यू जीरो होगी। वो सिंपल यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब वो कहता है कि जी व्हाट आई डू, जो केले मिल्टन का बेसिक रूल है वो क्या है कि जी आपके पास ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है ना, द मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ये सिंपल इक्वेशन के अंदर मैंने जो है ना वो a इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। लेट मी डू दिस कंप्लीट कैलकुलेशन ताकि आपको ये बात समझ में आए कि यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि जी मेरे पास ये जो इक्वेशन है डेल्टा a वाली जो है,
और इसको मैं लिखता हूं और इससे वो कहता है कि जी तुम ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो। लेट मी कॉपी इट, अगर ये मुझसे कॉपी हो जाए, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, और अगर ये मुझसे ना, ये इमेज है तो ये कॉपी नहीं हो रहा, ठीक है, बहरहाल खैर है, ऑल राइट, ताकि आप समझो। तो ये डेल्टा ए आपके पास हो गया इज इक्वल टू, अच्छा दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये -1 ए टू द पावर n - 1 हो गया, सी n - 1 ए टू द पावर n - 2 हो गया, प्लस C1 ए टू द पावर -1 प्लस C0, नहीं मुझसे गलती हो गई, ये a - 1 नहीं होगा, क्योंकि a इनवर्स मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा i और ये हो जाएगा a इनवर्स विच इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया a इनवर्स से, मैंने राइट साइड पे भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ a इनवर्स से, तो ये सिंपल ये इक्वेशन आ गई। अच्छा ये मुझे पता है कि भाई दिस पार्ट इज इक्वल टू 0 एज वेल एज दिस पार्ट आल्सो इक्वल टू 0, ठीक है, ये केले मिल्टन मुझे बताता है, सही है, क्योंकि केले मिल्टन कहता है डेल्टा a इज इक्वल टू 0। अच्छा मेरे पास ये जो इक्वेशन आई है, ये वाली जो इक्वेशन मेरे पास, इसको, इससे मैं हेल्प लूंगा ए इनवर्स निकालने के लिए। वो क्या मैं हेल्प लेता हूं, वो ये कहता है कि यार एक काम ये करो इसको जो है ना C0 ए इनवर्स को ये एक तरफ रहने दो और बाकी सबको जो है ना ऑन द राइट लेके चले जाओ। तो मैंने क्या किया कि मैं इसको यहाँ रहने देता हूँ, बाकी सबको राइट पे लेके चला जाता हूँ, तो दैट इज C0 ए इनवर्स, और आपके पास अब क्या होगा, सबके साथ एक माइनस साइन आ जाएगा, मैंने माइनस किया, और -1 टू द पावर n और a टू द पावर n - 1 प्लस c n - 1 a n - 2 प्लस C1 i, तो ये आपके पास हो गया। सिंपल मैंने क्या किया कि वो सारे टर्म्स होते हैं एक्सेप्ट जो रेड ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है वो लेफ्ट पे रहने दिए, बाकी सारे के सारे जो मैं शिफ्ट करके मैं इसको राइट पे ले गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, a इनवर्स इज -1 ओवर C0, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन आ गई, -1 टू द पावर n a टू द पावर n - 1 प्लस C1 i। तो ये जो मैंने बेसिक डेरिवेशन की, ये मेरे पास ये लिखा हुआ है, जो मैंने अभी डेरिवेशन आपके पास की, वो ये कहता है कि जी दिस इज फॉर ए इनवर्स। अब ये इनवर्स क्या कहता है, वो कहता है भाई ए इनवर्स तुम निकाल सकते हो, किस तरह निकाल सकते हो, अगर तुम्हें C0 की वैल्यू पता चल जाए, C0 की वैल्यू ऊपर गिवन है कि भाई वो सारे के सारे आपके पास आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C0, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी। और इफ यू सॉल्व दिस थिंग, अगर तुम आप इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास जो है वो ए इनवर्स कंप्यूट हो जाएगा। तो हम एक बहुत बेसिक एग्जांपल से देखते हैं, और फिर जो आपको क्वेश्चन पूछना आप पूछ लेना। वो कहता है कि जी ए मेरे पास ये है, डेल्टा लैम्डा मेरे पास ये बना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपके पास a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 करके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया। लैम्डास को मैंने रिप्लेस कर दिया a से, केले मिल्टन की वजह से, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5i। कोई बताएगा ये 5i मैंने क्यों लिखा है? आइडेंटिटी मैटर। असल में मसला ये है कि अगर मैं इसको लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये मैथमेटिकली सही है गलत है? गलत है सर, ये सर ये गलत है क्योंकि फिर मैट्रिक्स नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे मैथमेटिक्स। डायमेंशन मैट्रिक्स की, हाँ ये मैट्रिक्स नहीं होगा तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर ये आपके पास है 2 क्रॉस 2 ये वाला मैट्रिक्स, और ये वाला मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, तो ये वाला एलिमेंट आपके पास क्या होगा 1 क्रॉस 1। इसलिए हम यहाँ पे लाजमन जो है ना इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसका डायमेंशन भी वही हो जाए जो बाकी का है। दैट्स सिंपल। तो आपके पास ये हो गया मेरे पास। उसके बाद वो कहते हैं ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स जो आपको निकालना है उसकी टेक्निक उसने क्या बताई थी कि भाई आप सिंपल जो है ना इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी चीज को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट मी डू दिस। जब ए इनवर्स आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बना, ये ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a ए इनवर्स। अच्छा मुझसे गलती होगी क्योंकि जब मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करते हैं तो इसका ऑर्डर जो है ना उसमें आप इतनी वो नहीं कर सकते डायरेक्शन, मतलब ये या पे लेफ्ट में मल्टीप्लाई होता है या राइट में मल्टीप्लाई होता है 0। तो a आपके पास हो गया a1 माइनस 5i प्लस 5a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो 5a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस a प्लस 5i।
और a इनवर्स इज इक्वल टू -1/5 अगर मैं करूं तो a -5i। तो अब आप गौर से देखें कि ये इनवर्स निकालने का कितना सिंपल मेथड है कि जी a इनवर्स मेरे पास होगा 1/5। a की वैल्यू मैंने लिखी, वो क्या लिखी है आपके पास 3112 -5 1001। मैंने सिंपल ये ऑपरेशन किया और आई विल गेट द इनवर्स। तो आप देखें कि यहाँ पर ये कितना आसान है इनवर्स निकालना एज कंपेयर टू नॉर्मल मेथड्स। ये अगर कॉन्सेप्ट आप 3/3 पे ले जाएं, 4/4 पे ले जाएं, तो आपके पास ये है कि मतलब बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनली आपके पास जो है ना एफिशिएंट हो जाएगा एल्गोरिथम आपका, जब आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। कोई बात अगर पूछनी है यहाँ पे पूछ लें। आगे मैं दो सर जो SI माइनस ए का इनवर्स जो हम निकालते थे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, वो भी हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। SI माइनस ए इनवर्स जो है ना स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, वो भी आप आगे आएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्टेट ट्रांजिशन इस तरह कैसे निकाल सकते हैं। असल में जो एस वेरिएबल है ना वो आगे लेप्लास का वेरिएबल है, लेकिन ये सारे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि SI माइनस ए इनवर्स जो है ना वो आपके पास बेसिकली दैट इज phi s which is equal to phi t। ठीक है, और phi t आपके पास जो है ना EAT होता है, और EAT आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, अभी आगे आएगी ये बात। ये सब एक ही चीज है लेकिन डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एग्जाम में बहुत क्विकली काम कर लेंगे, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना आपके लिए फिर बहुत नॉर्मल चीज होगी जब आपको अंदाजा होगा कि ओवरऑल क्या चीज है। अच्छा, हम आगे देखते हैं यहाँ पे रिडक्शन ऑफ अ पॉलिनोमियल इन a टू 1 ऑफ डिग्री n-1 और लेस। तो ये कि मैं पॉलिनोमियल की डिग्री रिड्यूस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये भी आगे आपको समझ में आएगी बात। ठीक है, लेकिन अभी इस कॉन्सेप्ट को देखें जो कि बहुत ही बेसिक मेरे सबसे मैट्रिक का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो क्या है, लेट px बी अ स्केलर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m। कहते हैं px कोई भी एक मैट्रिक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपके पास m है। ठीक है, और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ वैसे ही, मतलब ये कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैं कहता हूँ जी am xm प्लस am-1 xm-1 प्लस करते करते यू गो टू a0। मैंने अपनी तरफ से लिख दिया ताकि आपको एक बात क्लियर हो जाए कि भाई xm पॉलिनोमियल हम डिग्री m को क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं लेट p1x बी अनदर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n और n इज लेस देन m। वो कहता है कि ये आपके पास कोई छोटा डिग्री का पॉलिनोमियल p1x। अगर आपके पास px आपके पास लेट सपोज 4 डिग्री का है तो p1x आपके पास 3 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का हो सकता है। देन px कैन ऑलवेज बी रिटन एज px इज इक्वल टू qx p1x प्लस rx। वो कहता है कि सिंपल जो है ना ये आपके पास बेसिक मैथ्स का रूल है कि आपने क्या किया कि जी मेरे पास px एक पॉलिनोमियल है और मैंने क्या किया उसको जो है ना वो डिवाइड कर दिया कॉन्सेप्ट है p1x से। ये काम आपने बहुत मतलब अपने जो है ना वो बचपन में बहुत किया होगा। तो ये p1x आपके पास छोटा पॉलिनोमियल है, px आपके पास बड़ा पॉलिनोमियल है, आपने इसको डिवाइड किया तो वो कहता है कि जी यू गेट द कोशेंट q एंड द रिमाइंडर r। ठीक है, तो आपके पास इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज कि px इज p1x इंटू qx प्लस rx। ठीक है, अभी मैं मैटलैब नहीं रन कर रहा वरना मैं आपको करके भी दिखा देता, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि p1x आपके पास एक छोटे डिग्री का पॉलिनोमियल है n का, ये m का है और n इज लेस देन m। अपनी अभी उसने ये बात की है, दिस इज द कोशेंट, ये आपके पास कोशेंट हो गया और ये आगे पास रिमाइंडर हो गया। बाज़ रिमाइंडर 0 हो जाएगा, बाज़ दफा नहीं होगा। ठीक है, डिपेंडिंग। और इसकी एग्जांपल उसने क्या दी, let Rx be the remainder of a polynomial of degree n-1 or less for this scalar case। अच्छा, यहाँ पे सिंपल बात, ये बात मैं पूरी समझा चुका हूँ। qx and rx would be found by formally dividing px by p1x since this gives px over p1x। तो ये वाली जो इक्वेशन आपके पास है, अगर मैं इसको लिखूं इस तरह, px is equal to qx into p1x plus rx, इसको अगर मैं पूरे को डिवाइड कर दूं, लेट सपोज मैं पूरे को डिवाइड कर दूं p1x से, तो मेरे पास बचेगा px over p1x is equal to qx plus rx over p1x। तो ये जो बात है उसने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, px over p1x is equal to qx plus rx over p1x। सिंपल, यहाँ पे उसने एक सिंपल एग्जांपल से बात समझा दी कि जी अगर आपके पास p एक पॉलिनोमियल है
पी एक्स आपके पास फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है और पी वन एक्स आपके पास एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो सिंपल जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास जो है ना दिस इज द कोशेंट क्यू एक्स और ये आपके पास आ गया आर एक्स। सिंपल बेसिक अलजेब्रा बेसिक मैथ्स, ठीक है। इस सब का क्या ताल्लुक है केले हैमिल्टन से, हमने क्यों इस कॉन्सेप्ट को समझा वो अभी आगे बात समझाता है कि आपके पास सिमिलरली द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल एग्जैक्टली वो कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट मैं मैट्रिसेस में अप्लाई कर सकता हूं। तो पहले पी एक्स था, यहाँ पी ए हो गया और क्यू ए पी वन ए प्लस आर ए, मतलब पहले उसने लिखा था पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स और पी वन एक्स प्लस आर एक्स, तो उसने सिंपल एक्स को ए से रिप्लेस कर दिया। अब वो अगली बात ये कहता है कि इफ द आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल p1, वो कहता है कि ये इंपॉर्टेंट बात अब यहां से शुरू होती है। इफ द आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल p1 यूज्ड अबव इज सिलेक्टेड एज अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a, अगर मैं काम ये करूं कि a मेरे पास जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपके पास डेल्टा a होता है, तो अगर मैं डेल्टा a लिख दूं यहाँ पे, मतलब इसको यहाँ पे डेल्टा a लिख दूं, मतलब डेल्टा x लिख दिया और फिर डेल्टा a लिख दूं, तो pa विल बी इक्वल टू qa डेल्टा a आर ए। और ये मुझे पता है कि आपके पास डेल्टा a जो मेरे पास है डेल्टा a वो हमेशा जीरो होता है, तो दिस होल टर्म विल गो टू जीरो। तो पी ए मेरे पास जो है दैट विल बी इक्वल टू आर ए। यहां तक बात क्लियर? जी सर, जी सर। बहुत सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि पी ए इज इक्वल टू आर ए। अब इसका फायदा क्या है, इसके फायदे को हम यहां पे देखते हैं। लुक एट दिस वन, लेट ए इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, लेकिन अगर इसी को इमेजिन करो कि ए आपके पास 10 by 10 मैट्रिक्स है ना, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये कितना एफिशिएंट मेथड है। लेट ए इज इक्वल टू 3 1 1 2 डेल्टा लैम्डा उसने लिखा, कंप्यूट। अब वो कहता है कि जी फॉर सम रीजन आई वांट टू कंप्यूट दिस थिंग, ठीक है, फॉर सम रीजन। और सिंपल बात है, मैं पिछली दफा क्लास में आपको डिस्क्रिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा चुका है कि आप डिस्क्रिटाइज किस तरह करते हैं। और जब भी आपके पास एक डिस्क्रीट सिस्टम होता है उसके अंदर आपके पास एक की हाई पावर्स यूज की जाती हैं। अब अगर मैं एक मिनट ठहरो क्विकली, अगर आप में से किसी को जहन में हो कि वो ये रहा, गुड, ये क्लिक करके सब सामने आ गया था बिल्कुल, दिस वन। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें कि ये एक ही हायर पावर्स है, तो अगर मुझे इसका फ्री रिस्पॉन्स निकालना है, फोर्स रिस्पॉन्स निकालना है, तो मुझे लामहला हायर पावर्स पे जाना है। इस इक्वेशन को आप गौर से देखें, फोर्स रिस्पॉन्स को, कि अगर आपको ये वेटिंग मैट्रिक्स मतलब गिवन है यू का, नॉट द वेटिंग मैट्रिक्स, गलत कह रहा हूं मैं, दिस इज द यू इनपुट गिवन है और दिस द वेटिंग मैट्रिक्स, ये वेटिंग मैट्रिक्स है। तो आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चीज बनेगी। मतलब सीधी बात है, आप T4 पे बात कभी नहीं कर रहे होते, आप कहते हैं टी, लेट्स सपोज T इज इक्वल टू 4000, कि जी 4000 सेकंड के बाद क्या होगा, तो यू विल हैव दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको मैं एफिशिएंटली किस तरह कंप्यूट कर सकता हूं? अगर नॉर्मल मेथड पे मैं जाऊंगा तो मेरा सिस्टम हैंग कर जाएगा, मैं नहीं कर सकता। अब वो यहाँ पर ये कहता है कि जी व्हाट इज माय मेथड, वो कहता है कि जी इसको डिवाइड करो किससे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से। तो यहाँ पे आपके पास जो चीज बनी, आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग। जी यहाँ पे आपके पास बना, लेट सपोज ये बना, मैं इसको अगर x की फॉर्म में लेता हूँ, x4 3x³ + 2x² + x + 1, और मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना वो क्या बना, दिस इज px, और p1x मेरे पास बना x² - 5x + 5। इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, एंड कंप्यूट द qx एंड rx। मतलब क्या कि जी आपके पास यू राइट दिस थिंग हियर, x4 + 3x³ + 2x² + x + 1 और डिवाइड बाय x² - 5x + 5। ये मैं डिवीजन नहीं कर रहा, ये बहुत बेसिक मैथ्स है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये कहता है कि जी आपके पास जब आपने डिवाइड कर दिया बाय लॉन्ग डिवीजन, आंसर आप खुद कंप्यूट कर लेना, उसने भी शो नहीं किया, मतलब सिंपल स्टेप्स जो है उसके। तो वो कहता है अगर इफ आई डिवाइड px बाय डेल्टा x, तो मेरे पास ये चीज बनी, दिस इज qx प्लस आपके पास rx और दिस इज p1x, सिंपल जो मैं पहले बता चुका हूं आपको। और आगे px जो बना, px बना qx इंटू डेल्टा x प्लस rx। मैं यहां लिख देता हूं इसको, px इज इक्वल टू qx p1x प्लस rx। अब मुझे ये पता है बाय केले हैमिल्टन थ्योरम के भाई ये तो होता ही जीरो है, डेल्टा x तो होता ही जीरो है, तो इसका मतलब है कि ये पूरी टर्म जीरो हो गई आपके पास, ये पूरी टर्म जीरो हो गई। तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, px इज इक्वल टू rx।
तो व्हाट इज आर एक्स इन माई केस? मेरे पास पी ए आर एक्स मेरे पास है 146 एक्स माइनस 184। तो अगर मुझे कंप्यूट करना है, ये कंप्यूट करना है, क्योंकि एक बहुत लंबा चौड़ा मेरे पास मतलब कंप्यूटेशन का काम है, a4 + 3aq + 2a² + a + 1, तो ये मुझे पता है कि दिस pa इज इक्वल टू 146a - 184i। समझ में आया ये कितना वंडरफुल मेथड है कि अगर आप सिंपल ये 146 को जीरो है, बिल्कुल डेल्टा एक जीरो हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बहुत वंडरफुल मेथड है। अगर आप लोग इसको ध्यान से सुन रहे हो और अगर समझे इसको, तो ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेथड है। तो आपको ये वाला जो काम है, ये वाला जो काम a4 मतलब a to the power 4 + 3aq + 2a² + a + 1, ये पूरा का पूरा आपके पास रिड्यूस हो गया सिंपल इनटू दिस वन 146a - 184i। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही आंसर बनेगा जो उतने लंबे को सॉल्व करने के बाद बनेगा। तो अगर आप ये समझे कि अगर आपके पास जो है ना सिस्टम की सिमुलेशन रन कर रही है और उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करना है और ए की हायर पावर्स निकालनी है, तो ये मेथड कितना एफिशिएंट है कि इसके अंदर आपको ना 8 को पावर 4 निकालना पड़ा, ना a³ निकालना पड़ा, ना a² निकालना पड़ा, कुछ भी नहीं है। आपके पास 146 को a से मल्टीप्लाई किया, 184 को i से मल्टीप्लाई किया, सिंपल सब्ट्रैक्ट किया, यू गेट द आंसर। ठीक है, तो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल केले-मिल्टन थ्योरम की। हम एक और इसका फेसेट देखते हैं केले-मिल्टन का कि हम यही चीज कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। वो कहता है फॉर फ्रॉम द केले-मिल्टन थ्योरम वी नो, मतलब ये बात तो हमें पता है कि भाई उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 0 होता है। तो a² हम किस तरह लिख सकते हैं इसके अंदर? उसने कहा भाई a² को तुम किस तरह लिख सकते हो, यू जस्ट टेक बोथ ऑफ दीज ऑन द राइट। ये हो जाएगा 5a - 5i, ये सिंपल यहाँ पे लिख दिया उसने। ठीक है, तो उसने कहा a² इसके बराबर है। तो यहाँ पे जो उसके टर्म, ये सेकंड मेथड है, देखो ये ध्यान में रखना कि दिस द सेकंड मेथड, मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ वो क्या है। वो कहता है कि जी आपके पास यू हैव a4, तो a4 आपके पास किस तरह लिख सकते हैं? a4 आप लिख सकते हैं a² × a², और a² आपके पास किसके बराबर है? 5a - i, तो 5 × 5 25 हो गया, और a - i हो गया। अच्छा, फिर इसको एक्सपैंड किया, यू गेट a² - 2a + i इसको, और जब आपने एक्सपैंड किया इसको, तो ये पता है कि भाई a² जो है ना वो बराबर होता है 5a - i के, तो दोबारा आपने जो है ना 5a - i से रिप्लेस कर दिया। यू गेट दिस सिंपल थिंग कि a4 आपके पास जो है ना, a को 4 दफा 4 करना, मतलब a to the raised to the power 4 is equal to 25 × 3a - 4i। ठीक है, इसी तरह करके आप a³ भी निकाल सकते हैं, जिस तरह उसने यहाँ पे पूरे मेथड को शो किया कि a³ उसने कैसे निकाला। और pa जो आपके पास है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे a4 + 3aq + 2a² + a + 1, इस सब को उसने रिड्यूस कर दिया टू द सिंपल a। ये a4 हो गया, फिर a³ हो गया, फिर a² हो गया, फिर ये और ये 1, एंड यू गेट दिस थिंग। तो दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, दोनों से एक ही आंसर बना, मेथड 1 मेथड 2 से। लेकिन ये कि आप देखें गौर से कि भाई इसके अंदर एक पॉलिनोमियल था, तो ये कि वो कितना सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, पीछे जो चीज गुजरी, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। चीज नहीं सर, सही है, वो चीज समझ आ गई। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि हमारे पास क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस फॉर एनालिटिक फंक्शंस ऑफ मैट्रिसेस। अब वो यहां पर देखो, पहले मैं इसका बताता हूं कि हम क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर ये मैं मैथ्स एक्सप्लेन करता हूं। हम ये करने जा रहे हैं कि जी अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और मुझे कहा जाए कि साइन ऑफ ए निकालो, कॉस ऑफ ए निकालो, टैन ऑफ ए निकालो, तो ये ऐसे नहीं होता कि आप इंडिविजुअल जो है ना, मतलब हर -3 का साइन ले ले, 1 का साइन 0, क्योंकि दिस इज मैट्रिक्स अलजेब्रा। आप इस तरह नहीं कर सकते इसके अंदर। और अब आप रिजल्ट देखेंगे तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ साइन ए। तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस में कैसे निकाल सकता हूँ ऑफ मैट्रिसेस, फंक्शंस ऑफ मैट्रिसेस। तो यूजिंग केले-हैमिल्टन थ्योरम वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये मतलब इसका बेनिफिट है, जो थर्ड मतलब ये कि बेनिफिट केले-हैमिल्टन का। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, लेट f(x) be a function which is analytic in a region omega of the complex plane and let A be an n cross n matrix whose eigenvalues
lambda I are elements of this complex plane. उन लोगों के लिए बहुत सिंपल बात है, मेरे हिसाब से आप सबके लिए, सबने जो है ना ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं. लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ. यू हैव द कॉम्प्लेक्स प्लेन सिग्मा प्लस जे ओमेगा, दिस सिग्मा एंड दिस इज जे ओमेगा. मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास एक रीजन है, आई हैव दिस रीजन व्हिच आई कॉल दिस एज ओमेगा, और इसके अंदर मेरे सिस्टम के पोल्स हैं. लेट्स सपोज दीज आर माय पोल्स. तो ये पोल्स ओमेगा रीजन के अंदर लाए करते हैं, ठीक है. एंड दीज पोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ये सब लैम्डा आई, ऑल ऑफ देम, ठीक है. तो यहां पर ये कहना चाह रहा है कि लैम्डा आई आर एलिमेंट्स ऑफ ओमेगा, और आपके पास, और हमें ये पता है कि आपके पास जो इनको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं इनटू अ मैट्रिक्स ए, और उस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो आपके पास ये पोल्स होते हैं इसके, ठीक है. देन एफ एक्स बी, अच्छा यहां तक बात क्लियर हो गई. वी मूव ऑन. जब ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, देन एफ एक्स हैज अ पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फॉर्म. ये क्या बात है, वो ये कहना चाह रहा है कि जी अगर आपके पास एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है इन द रीजन, मतलब डिफरेंशिएबल है एफ एक्स जो है इन द रीजन ओमेगा ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, और उसके आपके पास लैम्डा आई उसकी वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज, और वो कहता है कि जी मेरे पास एक इसको मैं इस तरह, इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा के एन एक्स के. तो मैं इस तरह इसको लिख सकता हूँ, ठीक है. अब वो आगे बताएगा आपके पास, क्योंकि एक्स के अब यहाँ से नजर आ रहा है सामने के पॉलिनोमियल है, ये एक्स के कोई पॉलिनोमियल है, इसका मतलब है मैं इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकता हूँ, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. तो वो कहता है कि उस फंक्शन को, ये जो फंक्शन मेरे पास यहाँ पर बनेगा, इस फंक्शन को आई कैन राइट लाइक दिस, ठीक है. इट इज पॉसिबल टू रीग्रुप द इनफाइनाइट सीरीज फॉर एक्स सो दैट, वो कहता है मैं इस तरह कर सकता हूं इसके अंदर कि वही पुराना कॉन्सेप्ट कि जी मैं डेल्टा एक्स को बाहर निकाल लूं, हालांकि ये पॉलिनोमियल है एक, ये जो है ये एक पॉलिनोमियल, जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था पी एक्स पॉलिनोमियल, ये बिल्कुल उस तरह का कोई पॉलिनोमियल बना. तो जो कॉन्सेप्ट पी एक्स के साथ मैं कर सकता हूँ वही मैं सब यहाँ पे भी कर सकता हूँ. वो क्या चीज, दिस इज पी एक्स. वो क्या चीज है कि जी मेरे पास डेल्टा एक्स मैंने बाहर निकाल लिया, और मेरे पास ये एक और पॉलिनोमियल आ गया जो क्यू एक्स में कह रहा था, और ये मेरे पास आर एक्स आ गया. तो मैं यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ कि जी डेल्टा एक्स क्योंकि जीरो होता है अकॉर्डिंग टू केले-मिल्टन थ्योरम, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ना, इसको मैं जीरो के बराबर अज्यूम कर सकता हूँ, और मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि मेरा जो एनालिटिकल फंक्शन है एफ एक्स दैट इज इक्वल टू आर एक्स, ठीक है. यहाँ फंक्शंस की बात हो रही है. ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको मैं बताता हूँ आपको. द रिमाइंडर आर विल हैव डिग्री लेस देन और इक्वल टू n-1, तो उसकी डिग्री ये होगी. व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज, नंबर ऑफ स्टेट्स. ये आपके पास डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स है. एक ही बात है, सब बात एक है. तो वो कहता है कि जी एफ एक्स आगे बाद rx हो जाएगा, जो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा. द एनालिटिक फंक्शन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A is defined by the same series as its scalar counterpart. ये सारी बातें स्केलर के लिए मैंने की, ये सारी बातें वैलिड है for matrices, but with A replacing x. Therefore, F is equal to RA since delta is always the null matrix. ये वो conclusion है जो अभी मैं आपको बता चुका. Although the form of Rx is known to be, लेकिन Rx की जो आपके पास फॉर्म होगी वो आपके पास ये फॉर्म होगी, ठीक है. पॉलिनोमियल की बात हो रही थी तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म होगा, सही है. तो इसको मैं आगे देखता हूँ कि हम इसको सॉल्व किस तरह करते हैं इन चीजों को. मतलब ये तो बेसिक थ्योरी हो गई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई. अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं इसको. मुझे लगता है असर से पहले मैं इसी फंक्शन ऑफ ए को ही बता पाऊंगा डिटेल में, और फिर असर के बाद फिर बाकी एग्जांपल्स इसकी देखते हैं इंशाल्लाह. अच्छा, फाइंड द क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन ऑफ साइन ए इफ ए इज इक्वल टू दिस. आप में से कौन मुझे बताएगा कि ये बहुत दफा मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ क्लोज फॉर्म, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? क्या ये कोई अच्छी चीज है? ये है क्या? क्लोज फॉर्म का क्या मतलब बनता है? और क्लोज फॉर्म का ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट बेसिकली मतलब अगर आपका क्लोज फॉर्म नहीं बन सकता तो फिर आप क्या करेंगे? किसी ने चैट पे कुछ लिखा है? नहीं, चैट पे तो नहीं लिखा किसी ने. जी जी जी. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई इसके फाइनाइट जो है वो एक तरीके से सॉल्यूशंस वगैरह हैं. असल में ये लफ्ज मैथमेटिकली सही नहीं है बिलाल. फाइनाइट और इनफाइनाइट तो सीरीज भी होती हैं, तो हम बाज दफा जो सॉल्यूशंस देते हैं ना वो फाइनाइट सीरीज की फॉर्म में दे देते हैं या इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में. क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन आपके पास मतलब ये कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग में समथिंग लाइक दिस कि जी आपके पास सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म.
अगर आप इस तरह की चीज नहीं कंप्यूट कर सकते हैं देन यू गो फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से क्या मतलब बनता है कि जी वो आपको बताएगा कि जी इसका आंसर है 0.7319, 0.8276, 0.98 और 0.2349, इस तरह करके। दिस इज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। सही सही। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जो कि वास्ट केसेस ऑफ सिमुलेशंस के अंदर, चाहे वो CFDs की हो, चाहे वो हमारी हो कंट्रोल्स की, चाहे वो आपके पास कोई भी बड़ी बड़ी सिमुलेशन होती हैं, उसके अंदर आपके पास क्योंकि क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो आपको जो है ना आपकी कंप्यूटेशन को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है और आपको वो एग्जैक्ट आइडिया दे देता है। आपके पास अगर क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन मिल जाए ना, ये तो बहुत खुशनसीबी की बात होती है। उस पर आप ऑप्टिमाइजेशन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उस पर बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन बहुत केसेस में क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, निकल ही नहीं सकता उसका। तो देन वी गो फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस पे हम जाते हैं और फिर हमारे इस तरह के आंसर्स आते हैं। मैटलैब मोस्टली आपको कोई इक्वेशन देंगे, मैटलैब विल गो फॉर अ न्यूमेरिकल सॉल्वर, वो न्यूमेरिकली उसको सॉल्व कर देगा। क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन के लिए मैटलैब का कौन सा टूल बॉक्स है? क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस या एनालिटिकल सॉल्यूशन के लिए मैटलैब का एक टूल बॉक्स है पूरा, सिंबॉलिक मैथ्स का या म्यूपैड। ये जो आपका टूल बॉक्स है ये सिंबॉलिक आंसर्स देते हैं, करके देखेगा आपको अंदाजा हो जाएगा उसमें। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं। ये सब बातें मैं इसलिए कहता हूँ भाई ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बने। ये कोर्स वैसे ही गुजर ना जाए कि बस कोर्स पढ़ भी लिया और फायदा भी कुछ भी नहीं हुआ, कि क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत एरियाज के अंदर है और कहीं ना कहीं जिंदगी में आपको ये चीज का फायदा होता है इस मैथ्स का जो इसमें हम देख रहे होते हैं। अच्छा ये आपके पास अच्छा यहाँ पर ये बात हो गई सिंपल। वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। वो कहता है कि साइन ए आपको निकालना है एंड दिस इज ए, और वो कहता है कि जी डेल्टा लैम्डा स्टैंडर्ड बात है, मैंने जो है ना वो निकाला तो मेरे पास दो आइगन वैल्यूज आ गई -3 और -2, और मेरे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इसका पॉलिनोमियल आ गया। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। Since A is a 2x2 matrix, it is known that R is of degree 1 or less. ये स्टैंडर्ड बात है जो अभी मैं यहाँ पे आपको बता चुका कि R की जो डिग्री आपके पास होगी that is n-1। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इस बात को येलो से। तो n-1, तो मेरे पास यहाँ पे n की क्या वैल्यू है? The value of n in my case is 2. n is 2 and n is R is a polynomial of degree n-1। तो इसका मतलब है कि R आपके पास जो है ना वो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 पॉलिनोमियल। तो उसकी फॉर्म क्या हो सकती है? उसने कहा एक पॉसिबल फॉर्म ये है उसकी, इसमें अल्फा नॉट और अल्फा 1 कांस्टेंट है और आपके पास x जो है वो आपके पास 1 डिग्री वेरिएबल आपके पास, तो ये आपके पास 1 डिग्री पॉलिनोमियल आपके पास बन गया। अब एक चीज पूछनी थी कि सर ये n इज इक्वल टू इसलिए कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, मतलब इसमें 2 पोल हैं जब भी n2 आया है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, यही बात है। 2x2 पे है ना, 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स है। A इज 2x2 मैट्रिक्स। इस वजह से आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ना वाज़ेह तौर पे, अगर आप बहुत गौर से इसको देखो ना तो सारी बातें इसमें क्लियर लिखी हुई होती हैं। ये देखो A B है n क्रॉस n मैट्रिक्स, तो A मैट्रिक्स जो है ना n क्रॉस n है, तो R आगे बाद डिग्री n-1 है, तो 2 - 1 1 हो गया। तो वो पॉलिनोमियल मैंने यहाँ अज्यूम किया Rx इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1x। ध्यान में रखना मैं कर क्या रहा हूँ, मैं साइन A निकालना चाह रहा हूँ और अभी तक मैं यहाँ तक पहुंचा कि यार Rx को अज्यूम कर लो। क्यों अज्यूम कर लो? क्योंकि n आपके पास 2 है और ये 2 - 1 1 होगा। अच्छा अब वो ये कहता है कि अज्यूम दैट x इज इक्वल टू लैम्डा 1 एंड x इज इक्वल टू लैम्डा 2, ये दो आपके पास x की वैल्यूज है। ठीक है, दो आइगन वैल्यूज है तो दो वैल्यूज है, मैं दोनों से एक एक इक्वेशन बनाता हूँ। तो वो इक्वेशन क्या बनी? वो आपके पास साइन लैम्डा 1 कैसा है, क्योंकि मुझे कंप्यूट करना है। साइन ए लिखा हुआ है, ए इज अ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मैं स्केलर की बात कर रहा हूँ, तो साइन लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर लैम्डा 1, ये एक्स की वैल्यू लैम्डा 1 के बराबर है, एक्स की वैल्यू लैम्डा 1 के बराबर है, तो अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 लैम्डा 1, यहाँ पे एक्स रिप्लेस हो गया विद लैम्डा 1। दोबारा मुझे जब एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 2, जो गिवन, जो मुझे सारी कंडीशंस गिवन है वो अप्लाई करनी है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? साइन लैम्डा 2, एक्स की दूसरी वैल्यू वो लैम्डा 2 है, विच इज इक्वल टू आर लैम्डा 2, आर लैम्डा 2। तो आगे अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 लैम्डा 2, तो आगे अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 लैम्डा 2। आई विल सॉल्व 1 and 2 टुगेदर, इनको मैं आपस में सॉल्व करूंगा 1 और 2 को। आई विल कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, अल्फा नॉट एंड अल्फा 1, इसकी वैल्यूज मैं कंप्यूट करूंगा। जब इसकी वैल्यू मैं कंप्यूट कर लूंगा तो आई विल पुट दीज वैल्यूज बैक इनटू हियर। यार मैं जरा अटेंडेंस ले लूं ताकि सेशन 1 की अटेंडेंस में मार्क कर दूं कि भाई ये लोग मौजूद थे।
इज लीनियर सिस्टम, क्योंकि अब पहला सेशन तकरीबन आप में से अगर जो अभी बैठा हुआ है और उसमें नहीं उसका नाम आया तो आप मुझे बता दो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा ये आपके पास है। अच्छा आप क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से अल्फा नॉट अल्फा 1 की वैल्यू निकाली, तो अल्फा नॉट मेरे पास ये बन गया, अल्फा 1 मेरे पास ये बन गया, ये अल्फा नॉट अल्फा 1 की वैल्यू हो गई। अब जब अल्फा नॉट अल्फा 1 आपने मतलब सिंपल, मतलब ये बहुत सिंपल मैथ से आपने अल्फा नॉट और अल्फा 1 निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज अल्फा नॉट। अब यहाँ पे आप गौर से देखें, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है। लेट मी हाईलाइट दीज थिंग्स, क्योंकि लैम्डा 1 आपके पास गिवन है। लैम्डा 1 क्या है, लैम्डा 1 -3 है। -3 और -2 मैं इसको एरो से पॉइंट कर देता हूं। तो आगे बाद इसको सॉल्व करेंगे, यू सॉल्व ऑल दीज थिंग्स, so you get the equation for alpha naught and alpha 1। सिंपल मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब ये आपके पास आ गया और आपको ये पता है कि जी एफ ए इज इक्वल टू आर ए, ये आप पहले प्रूफ कर चुके हैं, तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा नॉट आई प्लस अल्फा 1 ए। ये कहां से आया, ये इसी इक्वेशन से आया। एक मिनट मैं जरा, यहां से आया, आर एक्स इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 एक्स। तो जब मैट्रिक्स हो जाएगा तो आर ए इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू अल्फा नॉट आई प्लस अल्फा 1 ए। तो अल्फा नॉट की वैल्यू आपने कंप्यूट कर ली है, और वो क्या बोलते हैं, अल्फा नॉट की वैल्यू कंप्यूट हो गई, अल्फा 1 की हो गई। अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट दिस आंसर। तो दिस इज द क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन फॉर साइन ए। आई एंड हियर, अजान हमारे मस्जिद में शुरू हो गई है और आई रिज्यूम आफ्टर नमाज इंशाल्लाह। तो आपको जो बात पूछनी है आप तब पूछ लेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको चीज़ पूछनी है पिछले वाले जो टॉपिक अभी हुआ है, क्योंकि आगे जो है अभी इसके 3 केसेस हैं जो हम सिस्टम्स के देखेंगे कि अगर हम सिस्टम्स को सॉल्व करते हैं तो हम क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हमने काम यहाँ तक किया है, एग्जाम्पल फंक्शन ऑफ ए, यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ लें, वरना 1-2 मिनट में फिर हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ये जो सर हमारे पास क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन है, इसको न्यूमेरिकल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, या इसको क्लोज फॉर्म तक ही रखना है? नहीं भाई, जब क्लोज फॉर्म होता है तो फिर आप जितनी एक्यूरेसी और जितनी परफेक्शन से आप जो है ना मतलब उसका रिजल्ट निकालना तो आप निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल तो मतलब एक जो सोल्यूशन है वो तो मजबूरी में निकाला जाता है। जब आपके पास जो है ना क्लोज फॉर्म सोल्यूशन नहीं होता तब आप न्यूमेरिकल टेक्निक पे जाते हैं। जब आपके पास क्लोज फॉर्म सोल्यूशन होता है तो वो तो आपके पास एक मच बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन है। बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं। ठीक वरना है तो मजबूर, मतलब वही बात है ना कि अगर आपको जब क्लोज फॉर्म सोल्यूशन मौजूद है, आपको एक आदमी कहता है जी sin x + 2 cos x ये क्लोज फॉर्म सोल्यूशन है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x आप जो है ना रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सही, क्लोज फॉर्म सोल्यूशन न्यूमेरिकल सोल्यूशन है तो यू हैव टू सॉल्व इट न्यूमेरिकली अगेन फॉर न्यू कंडीशंस। तो ये मतलब होता है। ठीक है सर, ठीक है। मैं एक मिनट थोड़ा जो है ना वो शेयरिंग मुझे जो है ना 1 सेकंड ठहरे। यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है, दैट्स फाइन। मैं असल में जो लेक्चर 5 है वो मैं ज़रा डाउनलोड कर लूँ क्योंकि हमारा दूसरे सिस्टम पे था। ठीक है, बस सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं जो हम बात कर चुके थे। वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर फ्रॉम द 3 केसेस कि हमारे पास 3 केसेस कौन से हैं। अब हम क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस निकालना चाह रहे हैं हमारे पास जो एलटीआई सिस्टम्स होते हैं उनके। तो ये वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं फाइंडिंग स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स रियल अगेन वैल्यूज। तो अगर मेरे पास स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालना है, एक मेथड जो है जो आपको बहुत दफा मैं बता चुका हूँ, दैट इज फाई एस और एस आई माइनस ए इनवर्स। और फिर इसका अगर मैं लेप्लास लेता हूँ तो आई कैन फाइंड फाई टी। तो ये मेरे पास स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन जाएगा।
ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन जाएगा, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो ये एक मेथड है उसका। और भी मेथड्स यहाँ गुजर चुके हैं जो मैंने पिछले भी आपको बताया, जो कि एक डिफिकल्ट मेथड था जो एप्लेविच की बुक से था, ये वाला रोलैंड बर्न से था, ये एप्लेविच में भी है जो मेथड मैंने लिखा हुआ है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ये एक और मेथड है, थर्ड मेथड यूजिंग केले-मिल्टन थ्योरम, और दिस इज फ्रॉम विलियम ब्रॉगन। तो यहाँ पे वो कहता है कि डिफाइंड EAT, ये मुझे पता है कि जी आपके पास EAT जो है ना, दिस इज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ये phi t होता है, और फॉर जीरो इनिशियल कंडीशंस वो नहीं है तो AT माइनस T नॉट होगा, और T नॉट कैन बी एनी टाइम। और यहाँ पर क्या चीज़ है, फाइंड EAT फॉर A इज इक्वल टू दिस, और द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, एंड द आइगन वैल्यूज आर λ1 -1 और λ2 -2 है, और फ्रॉम इक्वेशन 5। अच्छा यहाँ, अच्छा विलियम ब्रॉगन की जो बुक है वो प्रॉब्लली मैंने शेयर की हुई है उस पर, या फिर नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, आप लोग मुझे बता देगा, वरना इजीली जो है ना ये PDF इसका डाउनलोडेबल है, आपको मिल जाएगा विलियम ब्रॉगन का ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि हमारे पास EAT जो है, उसने कहा दैट इज इक्वल टू α0I प्लस α1A। तो यहाँ पर इसने ये डायरेक्ट कैसे लिखा है, ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है, बस आप ध्यान में रखिएगा जो अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका पहले वो आपके पास RX का था कि जी RX मेरे पास जो पॉलिनोमियल है, मैं क्योंकि नमाज से पहले बात बताई थी, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ कि जी RX मेरे पास जो पॉलिनोमियल है दैट इज ऑफ डिग्री n-1, ये जो येलो में हाईलाइट हुआ है, R विल हैव डिग्री लेस देन और इक्वल टू n-1। तो n मेरे पास यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे R की वैल्यू मेरे पास R फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल होगा। जब फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो मेरे पास, मैं उसको इस तरह करके मैं उसको लिख सकता हूँ कि ये दिस इज द फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, और ये मेरे पास है Rx इज इक्वल टू α0 प्लस α1x, ये मेरे पास फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। यही बात मैं यहाँ पे भी अज्यूम करूंगा कि यहाँ पे मेरे पास ये जो बात मैंने लिखी है कि जी Rx इज इक्वल टू α0 प्लस α1x, ठीक है। और पिछले वाले सवाल में आप गौर से देखें कि यू वांटेड टू कंप्यूट साइन A, यहाँ पे साइन A निकालना था, तो मेरे पास जो दोनों इक्वेशंस बनी थी उसमें साइन λ1 साइन λ2 आया था। क्यों आया था? क्योंकि साइन x, मैं बेसिकली Rx इज इक्वल टू साइन x, मैं इसको लिख देता हूँ ताकि जब आप इसको बाद में सॉल्व करें तो आपको जहन में रहे कि ये मैंने कैसे लिख दिया इसको, क्योंकि माय अजम्पशन इज Rx इज इक्वल टू साइन x। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ पूरा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अब ये थोड़ा बैकग्राउंड हो गया कि जी A की ये वैल्यू हो गई, एक आपके पास जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई है, उसके मैंने λ1 λ2 निकाल लिए, और मुझे EAT कंप्यूट करना विच इज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हाउ दिस इक्वल टू α0I प्लस α1 है, ये भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपके पास इट कम्स फ्रॉम R, और R आपके पास जो है ना वो n-1 होगा डिग्री पॉलिनोमियल, और n यहाँ पे सिंस n is equal to 2 because A is a 2 cross 2 matrix, तो आपके पास जो Rx की डिग्री होगी that will be n-1 which will be equal to 1, तो this is Rx। और मेरे पास अब मैं क्या करूंगा मेरे पास दो आइगन वैल्यूज हैं, तो मेरे पास E माइनस λIT इज इक्वल टू α0 प्लस α1 लैम्डा। तो α0, अच्छा यहाँ पे मैं इसको लैम्डा ही लिख देता हूँ ताकि ये कि वो कंफ्यूजन ना रहे, इसको मैं α0 प्लस α1 लैम्डा लिख देता हूँ, और इसको भी मैं लैम्डा लिख देता हूँ ताकि ये चीज दिस इज लैम्डा और दिस इज लैम्डा, ठीक है। तो और मेरे पास अब यहाँ पर λ1 -1 है और λ2 -2 है, तो मैं दो इक्वेशंस बनाऊंगा, पहली λ1 के साथ और फिर λ2 के साथ। तो अगर λ1 के साथ मेरे पास इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट E माइनस λ1 मेरे पास हो गया -1 और T इज इक्वल टू α0 प्लस α1, और λ1 की मेरे पास वैल्यू हो गई -1, तो दिस इज इक्वल टू ET इज इक्वल टू, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, ये जो माइनस साइन है असल में ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ये आपके पास प्लस होना चाहिए, और ये आपके पास लैम्डा की वैल्यूज नेगेटिव है इस वजह से आ रहा है, तो दिस इज -1, तो माइनस टी α0 माइनस α1, तो ये आपके पास पहली इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन आपके पास ये इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन आपके पास कैसे बनी कि आपके पास लैम्डा की सेकंड वैल्यू आप अज्यूम करेंगे, 2 इम्प्लाइज दैट आपके पास E और लैम्डा की सेकंड वैल्यू आपके पास होगी -2T इज इक्वल टू α0 प्लस α1 और -2, so you get E -2T is equal to α0 -2 α1, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन मेरे पास आई, इनको आप सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ α0 एंड α1 जिस तरह यहाँ पे किया था, साइन के अंदर किया था।
कि यहाँ पे आपके पास अल्फा नॉट और अल्फा वन की आपने वैल्यूज निकाली, और अल्फा नॉट और अल्फा वन आपके पास दोबारा जो है ना फिर इसके अंदर मतलब लैम्डा वन लैम्डा टू की वैल्यूज इंसर्ट करके, और फिर अल्फा नॉट और अल्फा वन आपके पास इट इज सब्स्टिट्यूटेड बैक इनटू आर, जो आर के आपके पास इक्वेशन होती है कि जी आर ए इज इक्वल टू अल्फा नॉट आई प्लस अल्फा वन ए, इसके अंदर जो है ना आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही चीज करनी है कि आपके पास अल्फा नॉट की वैल्यू आ गई सॉल्व करके, और अल्फा वन की वैल्यू आ गई। देन EAT आपके पास कैसे बना, EAT आपके पास अल्फा नॉट इंटू आई प्लस अल्फा वन इंटू ए। तो अल्फा नॉट अल्फा वन की वैल्यू इंसर्ट कर दी एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ EAT। तो ये ऑल्टरनेट मेथड है जो कि आपके पास लेप्लास से काफ़ी सिंपल है। जिनको लेप्लास का सही आइडिया है और जो लेप्लास से सॉल्व करना जानते हैं तो उसमें उनको आइडिया है कि यहाँ पर अगर मैं लेप्लास से सॉल्व करता हूँ तो SI माइनस ए इन्वर्स में निकालता, उसके बाद उनका पार्शियल फ्रैक्शंस ब्रेक करता, फिर टेबल से मैं उसको देखता हूँ, फिर उसके जो है ना मतलब इन्वर्स लेता, और फिर मैं ये वाले फाइनल आंसर लिखता इसका। तो ये जो मेरे पास है ये आपके पास ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। अब मैं कोई भी मतलब ट्रेजेक्ट्रीज अगर प्लॉट करनी है मुझे अपने सिस्टम की, जो मैंने असाइनमेंट में भी क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो आप पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्रीज आप प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, तो ये तो वो केस हो गया जब आपके पास जो है ना वो लैम्डा जो आपके पास है वो रियल आइगन वैल्यूज है, यू हैव द रियल आइगन वैल्यूज। सेकंड आपके पास केस है जब आपके पास कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज है। कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज का केस, इसको आप और से इसमें भी मैं स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं तीनों केसेस के अंदर स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ। पहले वाले के अंदर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज थी, सेकंड वाले के अंदर आपके पास कॉम्प्लेक्स है, और तीसरा वाला जो केस है उसके अंदर हमारे पास रिपीटेड आइगन वैल्यूज है। तो ए आपके पास ये हो गया, और सॉल्यूशन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज दिस। इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने निकाली एंड द आइगन वैल्यूज आर लैम्डा वन प्लस माइनस जे हो गई। तो ये मेरे पास दो इसकी आइगन वैल्यूज हैं, और EAT मेरे पास जो है ना वो स्टैंडर्ड EAT मेरे पास ये होगा। अगर मेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स है तो आपके पास यहाँ पर क्या ख्याल है, ये आपके पास EAT जो बनेगा या RX आपके पास बनेगा, वो RX को मैं कैसे लिख सकता हूँ? सर अल्फा नॉट आई, उसके बाद आएगा ए अपना अल्फा टू A2 और अल्फा वन A1, इस तरीके से कुछ आएगा। अल्फा वन ए प्लस अल्फा टू ए स्क्वायर। बिल्कुल अगर ये उस वक्त मेरे पास होगा, इसको मैंने इसको ए में लिख दिया, इसको ज्यादा बेहतर है कि मैं इसको लैम्डा में लिखूं जैसे पुराना नोटेशन में फॉलो कर रहा हूँ। अगर मेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स होता तो यहाँ पे मेरे पास ये जो इक्वेशन बनती अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन लैम्डा आई, तो ये आपके पास वो स्क्वायर करके बनता, आपके पास जो है ना उससे 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज हो गई। लेकिन यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं वो ये यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या ये स्टैंडर्ड आपके पास इक्वेशन है, ये लैम्डा की दो वैल्यूज हो गई, और EJT और E माइनस JT। जब EJT आपके पास है तो EJT विल इंसर्ट, और EJT असल में ये ऑयलर्स आइडेंटिटी है विच इज इक्वल टू cos t प्लस j sin t। इसका ताल्लुक कुछ भी केले मिल्टन से नहीं है, ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है आपके पास ऑयलर्स आइडेंटिटी EJT इज इक्वल टू cos t प्लस j sin t। तो ये आपके पास वो कहता है कि जी EJT विच इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन j। तो ये पहला आपके पास आइगन वैल्यू के बराबर है, और पहली आपके पास आइगन वैल्यू आपके पास j हो गई, और दूसरा E माइनस JT हो गया विच इज इक्वल टू cos t माइनस j sin t। अगर आप ये ना भी लिखे ना, आपके पास E माइनस JT इज इक्वल टू अल्फा नॉट माइनस अल्फा वन j। तो ये दो इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। यू यूज दीज टू इक्वेशंस टू गेट द वैल्यूज ऑफ अल्फा नॉट और अल्फा वन। ये आप कंप्यूट करते हैं, अल्फा नॉट और अल्फा वन आप कंप्यूट करते हैं, अल्फा नॉट ये हो गया, अल्फा वन ये हो गया। देन जब ये दोनों वैल्यूज आपने कंप्यूट कर ली, फिर आपके पास इसको आप रिवर्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, और रिवर्स सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये है कि आप वापस जो है ना वो अल्फा नॉट और अल्फा वन यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज को, और साथ में पूरा मैट्रिक्स जो है ना वो आप लिखेंगे। ये आई का मैट्रिक्स हो गया, तो ये cos t आपके पास हो गया cos t इंटू आई प्लस साइन t इंटू ए 0 1 -1 0।
और फिर अल्टीमेटली ये जो आपके पास इसको आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस आंसर। मतलब यहाँ सिंपल अगर आप इसको देखें cos t और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये आपके पास cos t हो गया और फिर प्लस ये आपके पास 0 हो गया। अच्छा एक सेकेंड ठहरे जरा, जी एक मिनट। तो ये आपके पास हो गया, दिस इज 0, दिस इज sin t, दिस इज माइनस sin t, दिस इज 0, दिस इज cos t आपके पास हो गया, sin t हो गया, माइनस sin t और cos t। तो ये फाइनल आंसर है EAT का। ठीक है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है तो इसी तरह आप फर्दर कंप्यूट कर सकते हैं। थर्ड केस जो आपके पास है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थर्ड केस आपके पास जो है दैट इज रिपीटेड आइगन वैल्यूज, कि अगर आपके पास आइगन वैल्यूज रिपीट कर रही हैं तो यहाँ पर मैं अभी इस थ्योरी में नहीं जाता, मैं पहले जो है ना आपको पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाउ वी सॉल्व दैट एग्जाम्पल। और उसके अंदर सिंपल मसला ये है कि ओके लेट मी रीड दिस, मतलब उसके बाद ही मैं उसको देख लेता हूँ कि व्हेन लैम्डा 1 लैम्डा i इज अ रिपीटेड रूट, मतलब अगर आपके पास लेट सपोज लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3, लेट सपोज आपके पास जो है ना ये -1 हो गया। फॉर एग्जांपल आपके पास सिस्टम के अंदर 3 पोल्स हैं और तीनों के तीनों जो है ना -1 पर लाई करते हैं। मल्टीप्लिसिटी आपके पास 3 हो गई इसकी। इन जैसे केसेस को आप उस तरह सॉल्व नहीं कर सकते जिस तरह आपने ये पहला केस सॉल्व किया था, इस तरह करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें क्या डिफरेंस है वो आपको देखना है कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो आपके पास when lambda 1 is a repeated root, this procedure must be modified. Some of the equations f lambda is equal to r lambda I, मतलब ये वो बेसिक इक्वेशन है जिसको हम शुरू से देख रहे हैं, will be repeated, so they do not form a set of n linearly independent equation. जब वो linear independent equations नहीं होंगी तो वो सॉल्व नहीं हो सकती। मतलब लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई इक्वेशन आपको दे 2x + 3y is equal to 4, फिर आपको कहे 2x + 3y is equal to 4 और फिर आपको कहे 4x + 6y is equal to 8। अब आप इसको सॉल्व करें, एक मिनट, ये वाली इक्वेशन अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये आपसे सॉल्व नहीं हो सकेंगी। आप करके इसको देखिए, क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि ये आपके पास इक्वेशन उस वक्त सॉल्व हो सकती हैं जब आपके पास 2 लीनियर इंडिपेंडेंट आपके पास हो। अब ये 3 इक्वेशन है लेकिन तीनों डिपेंड करती हैं, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये वाली लाइन जो है थर्ड वाली लाइन ये भी इसके ऊपर लाई करती है। क्योंकि अगर आप सिंपल देखें, अगर मैं 2 कॉमन निकालूं 4x, ये आपके पास इक्वेशन तीसरी वाली है, दिस इज 2x + 3y और 2 × 4 स्केल्ड वर्जन इसका। तो ये आपके पास ये सब ओवरलैपिंग लाइंस हैं। कोई आपके पास अगर आप इसको प्लॉट करें तो यू गेट अ लाइन समवेयर लाइक दिस। अब मैं बोलूं इसमें सॉल्यूशन निकालें तो आप बोलेंगे भाई सॉल्यूशन उस वक्त निकाल सकते हैं व्हेन आई हैव अ सेकंड लाइन समवेयर लाइक दिस। कोई तो लाइन मुझे दें तभी तो मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर यू हैव ओनली वन लाइन। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास यू हैव इक्वेशंस बट दे आर नॉट लीनियर इंडिपेंडेंट। मसला ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशंस बनेंगी, अगर हमारे पास लैम्डा रिपीटेड रूट है तो हमारे पास वो जो है ना लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते उनको। जब ये नहीं कर सकते तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट हम सॉल्व कैसे करेंगे। हाउएवर फॉर अ लैम्डा आई अ रिपीटेड रूट, मतलब अगर हमारे पास जब लैम्डा हमारे पास रिपीटेड है तो हमारा डी डेल्टा लैम्डा बाय डी लैम्डा इज इक्वल टू 0। वो कहता है कि हमारे पास ये चीज जो है ना, अगर हम डेरिवेटिव लें, किसका डेरिवेटिव लें, आपके पास जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मेरे पास होता है, उसका मैं d बाय डी लैम्डा लूं तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। तो यहां से हम कोई ना कोई चीज हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बेसिक अजम्पशन है, हमारी अजम्पशन ये है कि भाई डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0। लेकिन वो कहते हैं जब आपके पास लैम्डा रिपीटेड रूट्स हो जाते हैं तो आपके पास आप ये भी कर सकते हैं बाय डी लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपके पास वो कहता है एंड सो अब वो यहाँ पर जो है ना वो बेसिक मैथ्स ही अप्लाई करता है, डी एफ बाई डी लैम्डा, मतलब उसका डेरिवेटिव लिया फंक्शन का। कौन से फंक्शन का? जो ओरिजिनल फंक्शन जो मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल शुरू में, मैं बात कर रहा हूँ इस फंक्शन की, मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव लो। जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, और रिमेंबर कि जी जब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो मेरे पास अब एक जो वेरिएबल है दैट इज लैम्डा, दैट इज नॉट एक्स। तो जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो अप्लाई यू डॉट वी, मतलब ये कि जो मल्टीप्लिकेशन रूल है डेरिवेटिव्स का, व्हेन यू अप्लाई दिस तो यू गेट दिस डेरिवेटिव
मतलब उसका डेरिवेटिव लिया लैम्डा का आपके पास, उसके बाद यू हैव दिस फंक्शन, फिर आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, और फिर आपके पास डेरिवेटिव है आपके पास रिमेनिंग फंक्शन का जो मैंने QX समझाया था, और आखिर में आपके पास जो R बचा उसका सेपरेट डेरिवेटिव बनेगा। मैं इसलिए दोबारा दिखा देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाओ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, लेट मी इरेज दिस थिंग, कि मेरे पास ये फंक्शन है, इसके अंदर क्योंकि ये डेल्टा एक्स और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास आप सबको अंदाजा है कि ये डेरिवेटिव जब मैं अप्लाई करता हूं तो मैं मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करूंगा डेरिवेटिव्स का, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करूंगा तो u इंटू वी वाला लगेगा, u v डैश प्लस वी यू डैश, और प्लस आर एक्स, तो इस पे भी डेरिवेटिव लगेगा डी आर बाई डी लैम्डा लगेगा। भाई ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास यू फॉर्म दिस कंप्लीट थिंग, और इसके अंदर जो बात है फॉर एन आइगन वैल्यू विद एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी mi, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी mi का मतलब ये होता है कि जी उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी है, तो मतलब कितना, मतलब ये है कि एक पॉइंट पे आपके पास कितनी आइगन वैल्यूज हैं। द फर्स्ट mi माइनस 1 डेरिवेटिव्स ऑफ डेल्टा ऑल वैनिश एंड दस, तो वो कहता है कि जी वो सारे डेरिवेटिव्स हमारे वैनिश कर जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस रूल कि जी हमारे पास डेल्टा लैम्डा 0 है और डी लैम्डा डी डेल्टा बाई डी लैम्डा भी ये मेरे पास 0 है, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास जब 0 होगा तो आई विल बी रिमेनिंग विद दिस डी आर बाई डी लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू आई, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा आई, और ये कि मेरे पास ये जो डेरिवेटिव्स है मतलब सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, मैं ये सारी की वैल्यू जो इक्वेशंस बनाऊंगा आई विल फॉर्म द इक्वेशंस फ्रॉम हियर, क्योंकि ये वाला जो पूरा मेरे पास ब्लॉक है ये मेरा पूरा 0 हो चुका होगा, ये मेरा पूरा ब्लॉक 0 हो चुका होगा, ठीक है। तो ये यहाँ बेसिक इसकी थ्योरी है कि मेरे पास अगर रिपीटेड मेरे पास आइगन वैल्यूज है तो मैं क्या करूंगा। तो अब यहाँ पे हम सवाल सॉल्व करते हैं ताकि उससे आपको आइडिया हो जाए। नाउ बिग मैट्रिक्स, मतलब मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स है, इसको मुझे देखना है। जब मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स है तो a माइनस लैम्डा आई मैंने देखा सबसे पहले, डेल्टा लैम्डा, और मेरे पास ये चीज हो गई, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, मेरे पास 3 माइनस लैम्डा क्यूब हो गया, तो मेरे पास लैम्डा की 3 वैल्यूज है, तीनों की तीनों मेरे पास 3 है, ये वाला लैम्डा की वैल्यूज है। अच्छा अब यहाँ पर जो बात अभी पिछली स्लाइड्स में पूछा था आपसे, यहाँ पे जो आर एक्स बनेगा, यहाँ पे जो आर एक्स बनेगा वो n-1 का बनेगा, n-1 डिग्री का, तो n-1 आपके पास हो गया, यहाँ पे 3-1 आपके पास 2 हो गया, तो आर एक्स मेरे पास जो है ना वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू, मतलब मैं इसको लैम्डा की फॉर्म में लिखना चाहूं तो a2 लैम्डा स्क्वायर प्लस a1 लैम्डा प्लस a0, मतलब आपको सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये क्या चीज है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिख दी कि अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 लैम्डा आई प्लस अल्फा 2 लैम्डा आई स्क्वायर। तो ये वाला मुझे जो है ना ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म है जो बनानी होती है, जो आर एक्स की फॉर्म होती है मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मुझे इक्वेशंस डेवलप करनी है। मुझे इक्वेशंस क्यों डेवलप करनी है, मुझे यहाँ पे 3 इक्वेशंस डेवलप करनी है, तीनों इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, क्योंकि मुझे 3 वेरिएबल्स चाहिए। मुझे अल्फा नॉट का वेरिएबल चाहिए, मुझे अल्फा 1 चाहिए और मुझे अल्फा 2 चाहिए। मुझे ये 3 जो है ना इंडिपेंडेंट मुझे चाहिए। जब मुझे 3 चाहिए तो ये है कि नाउ आई स्टार्ट फॉर्मिंग द इक्वेशंस। सबसे पहली मेरे पास जो इक्वेशन बनी, ये मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, EAT RA इज इक्वल अल्फा नॉट आई प्लस अल्फा 1A प्लस अल्फा 2A स्क्वायर। तो ये मेरे पास E3T मतलब E लैम्डा टी अल्फा नॉट प्लस 3 अल्फा 1 प्लस 9 अल्फा 2, तो ये मेरे पास यहां से इक्वेशन से आई। लेट मी राइट दिस इक्वेशन। E3T is equal to alpha naught plus alpha 1 3 plus alpha 2 3 square. तो E3T is equal to alpha naught plus 3 alpha 1 plus 9 alpha 2। तो ये मेरा पहली इक्वेशन बनी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे 2 इक्वेशन और बनानी है, क्योंकि मुझे बेसिकली अल्फा नॉट अल्फा 1 अल्फा 2 सॉल्व करना है। 3 अननोन से 3 इक्वेशन होनी चाहिए मेरे पास। तो आपके पास 2 इक्वेशन और कैसे बनेंगी, तो उसने कहा अगर डेरिवेटिव आप लेंगे तो आप डेरिवेटिव से जो है ना आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो डेरिवेटिव में कैसे लूंगा, डी लैम्डा टी बाय डी लैम्डा, ये मुझे कहां से मिला, फ्रॉम दिस थ्योरी
कि ये df by d lambda i is equal to dr by d lambda i। तो यहां से मैंने जो है ना, और ये r मैं अज्यूम कर चुका हूँ क्या है, तो उसका मैं डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, और लैम्डा i को मैं इंसर्ट करूंगा। मैं सिर्फ एक दफा अटेंडेंस जो है ना दोबारा वो कर लूं, ताकि हारिस साहब अभी बैठे हुए हैं क्या? हारिस का पता नहीं, मेरे पास मैसेज आया था कि वो शायद बैठे हुए थे, पिछले में जो है ना लिंक नहीं हो रहा था, पता नहीं कनेक्ट नहीं हो रहा था, क्या चीज। ठीक है, वैसे आप में से बाकी लोग भी बैठे हुए हैं कि बाकी लोग नहीं बैठे हुए हैं? क्या बोलते, बिलाल की तो आवाज आती है मुस्तकिल। बैठे हुए हैं सर जी है सर। बैठा हुआ है। बैठे हुए हैं सर। अच्छा गुड, सही, बड़ी बात है। ताहिर आप हैं क्या? ताहिर आप नहीं बैठे हुए? क्योंकि मेरे साथ सिर्फ एक ही का शायद माइक ऑन नहीं हुआ था, बाकी तो मुझे लगा सबका ऑन हुआ है। बहरहाल ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। रिपीटेड आइगन वैल्यूज, अच्छा यहाँ तक हम आ गए थे। अब जो है ना मतलब इसकी अगला स्टेप जो है ना उसको देखना है, वो ये देखना है कि भाई डी ई लैम्डा टी बाई डी लैम्डा, ये मैं कैसे बना रहा हूँ। तो ये आपके पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और ये आर की वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे ये आर है बेसिकली, तो ये मेरे पास फंक्शन है, तो डी ई लैम्डा टी बाई ली लैम्डा और लैम्डा इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जब मैंने इसको डेरिवेटिव लिया तो ये मेरे पास दिस विल गो टू 0, ये खत्म हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा अल्फा 1, वो आपके जी अल्फा 1 आ गया, और लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 2 आपके पास हो गया 2 लैम्डा अल्फा 2 लैम्डा। लेट मी सॉल्व दिस, एक सेकंड ठहरे, ताकि जो है ना यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं इसको बिल्कुल कि ये कैसे बन रहा है। जैसे 2 लैम्डा है, लैम्डा 3 है, 6 एक मिनट वो बस बहुत बेसिक चीज है बस, लेकिन मैं एक दफा एक सॉल्व कर दूं ना, डी बाई डी लैम्डा और अल्फा नॉट प्लस, क्योंकि अगला वाला फिर आप देख लेना, ताकि ये है कि जिन लोगों को अगर क्लियरिटी नहीं है ना तो वो कर लें। आई नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपके पास हो गया ई लैम्डा टी और डी बाई डी लैम्डा, चेन रूल अप्लाई किया ऑफ लैम्डा टी और लैम्डा इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, ये खत्म हो गया, ये आपके पास हो गया अल्फा 1 प्लस 2 लैम्डा अल्फा 2 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आपके पास हो गया ई लैम्डा टी और यहाँ पे हो गया टी इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू अल्फा 2, और टी की वैल्यू आपके पास थी, नहीं लैम्डा की वैल्यू आपके पास 3 थी, मैंने इसको रिमूव किया, यहाँ मैंने 3 लिखा, तो टी ई 3 टी इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 6 अल्फा 2। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बनी, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो ये स्टेप्स मैंने इसलिए कर दिया ताकि आप लोग के लिए क्लियर आसानी हो जाए। तो आपके पहला जो है, ये पहली इक्वेशन you get directly from here, this is the first equation, इस second equation आपके पास डेरिवेटिव से मिली, और थर्ड इक्वेशन भी आपको सेकंड डेरिवेटिव से मिलेगी। यू टेक द सेकंड डेरिवेटिव और आपके पास इसको पूरा सॉल्व किया, यू गेट टी स्क्वायर ई 3 टी टू अल्फा 2, बिल्कुल इसी प्रोसेस से। तो आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई, 3 आपके पास अननोन है। वी हैव द इक्वेशन फॉर अल्फा नॉट अल्फा 2 और अल्फा 1, 3 इक्वेशन आपके पास आ गई, मतलब 3 अननोन्स की वैल्यूज आपके पास आ गई। और फिर ई80 आप जो है इंसर्ट करेंगे, यू गेट दिस थिंग। ई80 आपने कैसे इंसर्ट किया, आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि ई80 इज इक्वल टू अल्फा आई, हाँ बिल्कुल अल्फा नॉट वाला, अल्फा नॉट, एक सेकंड मैं एक चीज जो है ना उसको, अल्फा नॉट, तो दैट इज अल्फा नॉट आई प्लस अल्फा 1 ए I think I have made a mistake here, alpha naught I plus alpha 1a, am I doing something wrong? ठीक है, हाँ सही है। तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू मेरे पास है, मतलब ये वाला जो आपके पास पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, वो आपके पास वो इस तरह करके बनेगा। अच्छा, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके अंदर यू नीड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अल्फा नॉट की आपके पास वैल्यू आ गई, अभी हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अल्फा 1 की आपने वैल्यू पूरी यहाँ पे रख दी, और फिर आपने ए का पूरा मैट्रिक्स रखा, प्लस अल्फा 2 की आपने पूरी वैल्यू रखी,
फिर आपने ए स्क्वायर पूरा रखा है यहाँ पे, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ई हे टी। इस तरह करके आप कंप्यूट करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक जो है ना, काफी इसमें टाइम लग गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एंड हो गया। अगला टॉपिक जो है ना वो इतना बड़ा नहीं है, क्या बोलते हैं वो, उसका मेजर फोकस जो है ना वो ट्रांसफॉर्म्स हैं, और उनमें से एक ट्रांसफॉर्म आप बहुत डिटेल में देख चुके हैं, दैट इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ये जो सेकंड ट्रांसफॉर्म है वो जेड ट्रांसफॉर्म है। तो आप में से बाजों ने जेड ट्रांसफॉर्म देखे होंगे, बाजों ने नहीं देखे होंगे। तो ये कि ये एक बहुत बेसिक सा रिव्यू है, और ये किस वजह से, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैंने एक बात आपको कही थी, क्योंकि हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हमारे पास जब हम कंटिन्यूस टाइम की बात करते हैं तो हम फाई टी की बात कर रहे होते हैं, और जब हमारे पास डिस्क्रीट टाइम की बात हो रही होती है हम फाई के की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने फाई टी को जो हमने कहा कि जी लेप्लास इनवर्स, मैं इसको इज इक्वल टू करके लिख देता हूं। हमने बहुत दफा बहुत डिफरेंट मेथड से देखा कि ये आगे फाई टी निकलता कैसे, लेप्लास इनवर्स ऑफ फाई एस, और विच इज इक्वल टू लेप्लास इनवर्स ऑफ एस माइनस ए इनवर्स। बहुत तरीके से आपने इसको देखा है, लेकिन हमने इसके बारे में बात नहीं की। हमने जब डिस्क्रीट टाइम की बात की थी, तो अगर आप लोगों को जहन में हो, हम लोग जो कंप्यूट कर रहे थे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जी मतलब ये है कि एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है और वो किस तरह इवॉल्व कर रहा है, तो हमने जो चीज देखी थी बेसिकली हमने इस फॉर्म में चीज देखी थी कि ये दिस फॉर्म एप्लेविच, जो भी पढ़ा वो भी एप्लेविच में से। मैं सिर्फ रिलेट करना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि वो चीज अलग है और ये चीज अलग है। ये जो मैंने सोल्यूशन यहाँ पे डेवलप किए हैं सारे जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के, तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स में कैसे निकाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पर एक जगह लिखा था, वो अगर मुझे मिल जाए, जैसे ये आपके पास है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि आपको y3 निकालना है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के अंदर, तो आपने a को क्यूब किया और ये पूरी की पूरी आपने इक्वेशन सॉल्व की है, देन यू फाइनली गेट द वैल्यू ऑफ y कि जी y क्या होगा। ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज अगर मैं क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन से देखूं, मतलब डायरेक्टली मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसके अंदर मैं वैल्यू इंसर्ट करूं और मुझे जो है ना ये आंसर मिल जाए। लेट मी हैव अ लुक, मैंने नोट्स में कहीं लिखा जरूर थी वो बात, और जिसके अंदर मैंने लिखा था कि ये फाई के से निकलता है, या फिर मैंने बताया होगा जिसमें लिखा नहीं था शायद आपको, इस वजह से हो सकता है शायद यहाँ पे ना हो। लेकिन अगर वो नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अच्छा ठीक है, मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे बेसिकली इस तरह फाई टी होता है तो हमारे पास फाई के होता है। तो ये आपके पास जब निकलता है दिस फ्रॉम लेप्लास ट्रांसफॉर्म, और ये आपके पास है दिस फ्रॉम जेड ट्रांसफॉर्म। तो ये जेड ट्रांसफॉर्म क्या चीज है, हम जेड ट्रांसफॉर्म को बेसिकली देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका हमें बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इसको हमें देखना है जेड ट्रांसफॉर्म को। ये सिंपल जो है ना, मतलब ये है कि ये आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब बेसिक मैं इसको बिल्कुल 1-2 मिनट में रिव्यू कर देता हूँ, कुछ भी नहीं, कि जी अगर आपको लेप्लास निकालना है, लेप्लास फ्रॉम टाइम डोमेन टू एस डोमेन, तो आपका ई माइनस एस टी से यू सॉल्व दिस इंटीग्रल एंड यू गेट दिस एफ एस, सिंपल। और ये आपके पास स्केलर का हो गया, ये आपके पास वेक्टर का हो गया, ठीक है। और जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर आपके पास क्या होता है, बेसिकली जेड ट्रांसफॉर्म दे आर फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स, ठीक है। तो बाज लोगों ने आप में से जेड ट्रांसफॉर्म पहले नहीं देखे होंगे। आप में से मुझे बता सकते हैं, मतलब आप हैंड रेस करके कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेड ट्रांसफॉर्म बिल्कुल नहीं देखे पहले। ताहिर ने नहीं देखे, मेरे से और बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन शायद पता नहीं उनको मेरी बात समझ में नहीं आई है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेड ट्रांसफॉर्म पहले नहीं देखा, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। 2 आदमी, बाकी आप सबको जेड ट्रांसफॉर्म का अंदाजा है। आप अंदाजा है, पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है। ठीक है ठीक है, इसके अंदर मतलब ये है कि हमारे पास इरफाना बैठे हुए क्या? जी सर बैठा हूँ।
इसमें आपको कोई मुझे बता सकता है कि जैसे लेप्लास प्लेन के अंदर हमारे पास एक्स वाई प्लेन, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसके अंदर हम देख रहे होते हैं स्टेबिलिटी, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज होती है? सर जेड प्लेन होता था, ये हम लोगों ने डीएसपी में पढ़े थे, काफी टाइम हो गया है। इसमें कुछ स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टीज होती थी नहीं, यूनिट मतलब सर्कल के ये कि अंदर। हमारे पास वहाँ पे स्टेबिलिटी लेप्लास प्लेन के अंदर हमारे पास होता है कि जी ओमेगा की लाइन है, उसको क्रॉस कर देंगे तो आपके पास जो है ना मतलब सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। जेड डोमेन के अंदर हमारे पास जेड प्लेन के अंदर क्या होता था? सर इसमें सर हम ये चेक कर रहे होते हैं कि कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज, मतलब राइट हैंड साइडेड है या लेफ्ट हैंड साइडेड। शायद मैं सही तरह पूछ नहीं पा रहा, क्विकली मैं सर बता वही देता रियल हूँ और पूछने। इमेजिनरी होता है। सर बेसिकली जेड हम 3 प्लेन होते थे ना, एक्स वाई और जी। हम एक जी मिनट, ये प्लेन कौन में बात जाके की थी? अपने में जेड सर जेड हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, माशाल्लाह, आप क्या कह रहे हैं? सर एक्चुअली हम जो 3 प्लेन में होते हैं, इसमें जो जी जो जेड जो प्लेन होते हैं वहां जाके हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं कि पोल्स एंड जीरो हमारे पास नहीं सर, किधर है। नहीं, ऐसा नहीं नहीं, तो होता इसमें सर। 3 प्लेन्स होते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं जैद, पता नहीं क्या छक्का मारा है, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इसके अंदर 3 प्लेन्स हैं। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो ये है एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ये देखो तो भाई ये कार्टेशियन प्लेन है आपके पास, 2 डायमेंशनल और कुछ भी नहीं। जेड प्लेन भी 2 डायमेंशनल होता है। ये सिग्मा हो गया आपके पास, ये जे ओमेगा हो गया। और मैं ये कहता हूँ कि जी मेरे पास जो लाइन है वो मेरे पास दिस इज द बॉर्डर लाइन। अगर मैं यहाँ पे कहीं जंप कर जाऊंगा ना तो मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मार्जिनल स्टेबिलिटी की मेरी लाइन जो है ना वो आगे बाद जे ओमेगा लाइन होती है। जब मैं जेड प्लेन में बात कर रहा होता हूँ तो जेड प्लेन में आया था यूनिट सर्कल, और मेरे पास, अब मुझे नहीं पता आप में से किसको, ये तो बिल्कुल बेसिक्स है उसकी, कि ये अगर सर आपके ये पास, था ना कि इनसाइड द यूनिट सर्कल लाई करें पोल्स तो बिल्कुल वो स्टेबल मैंने होगा। ये बेसिक बात पूछ रहा था और कुछ भी नहीं है, कि ये जो आपके पास यूनिट सर्कल है इसके अंदर लाई करना चाहिए सारे पोल्स। जीरोस बाहर भी लाई कर सकते हैं, इन पोल्स को इसके अंदर लाई करना चाहिए। इससे जो आपके पास सारी इक्वेशन बनती है वो डिफरेंस इक्वेशंस कहलाती हैं। और डिफरेंस इक्वेशंस और डिस्क्रीट टाइम इक्वेशंस वो ट्रांसफॉर्म जब होती हैं वो अगर ट्रांसफॉर्म होती है इनटू जेड डोमेन, और जेड डोमेन वापस जब ट्रांसफॉर्म होता है आपके पास तो वो डिस्क्रीट वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे असल में। ये जो ट्रांसफॉर्म आपके पास होता है, दिस गोज इनटू सम डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे जब आप इसको लेप्लास लेते हैं तो आपके पास ये इस तरह करके कुछ जाता है, यहाँ पे कुछ इसके पोल्स बनेंगे, और यहाँ पे लेप्लास इनवर्स लेते हैं, यू गेट दिस कंटिन्यूस टाइम। यहाँ पे आपके पास डिस्क्रीट टाइम है, कि जब आप कोई इक्वेशन आपके पास है y n इज इक्वल टू 2y(n-1) प्लस 3x(n-2), ये कोई आपके पास डिफरेंस इक्वेशन है, और यू ट्रांसफॉर्म दिस यूजिंग z ट्रांसफॉर्म into this plane, और फिर आपके पास z inverse and you come back into the discrete time world. This is a differential equation. तो ये सब बेसिक बात है। ताहिर आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या? बहुत देर से आपने हाथ रेज किया हुआ है। नहीं सर, वो आपने उसका पूछा था ना, जिसको नहीं आते वो रेस कर ले। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आपका हाथ अटक गया वहां पे। नहीं सर, मैंने नीचे कर लिया। सही सही सही, ठीक है। अच्छा ये है कि यहाँ पे कोई, मुझे लगता है स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा ये कि क्विकली वी मूव बैक, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना यहाँ पे ये आपके पास जेड ट्रांसफॉर्म की जो बात है, तो आपके पास जिस तरह लेप्लास के अंदर e माइनस एस टी मल्टीप्लाई होता है, e माइनस एस टी आपके मल्टीप्लाई होता है, और यू कैलकुलेट दिस थिंग यू गेट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर आपके पास e माइनस जेड टी है, e माइनस जेड टी एफ टी से मल्टीप्लाई होता है, यू गेट दिस समेशन साइन, और आपके पास दिस द जेड ट्रांसफॉर्म, दिस इज कॉल्ड एफ डैश जेड, मतलब आप उसके किसी तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको। और ये आपके पास जो है ना, ये बेसिक फॉर्मूला है उसका, ये बेसिक फॉर्मूला है क्या बोलते हैं, टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द डिस्क्रीट टाइम वर्ल्ड टू द जेड वर्ल्ड, आपके पास टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्म को उसने कंपेयर कर दिया है। थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी, आप इसको बैठ के खुद गौर से जो है ना देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो लेप्लास के अंदर है वो जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर होती है। लेप्लास के अंदर अगर कंटिन्यूस टाइम है और यहाँ पे आपके पास डिस्क्रीट टाइम है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज वही होल्ड करती हैं यहाँ पे। लेकिन ये है कि इसके सॉल्व करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू
लेप्लास। एक दो प्रॉब्लम्स आगे हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं ताकि आपको जेड ट्रांसफॉर्म का आइडिया हो जाए। बाकी इसको आप मतलब ये तो नॉर्मल आपके पास एलिमेंट्री लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये सब अपने अंडरग्रेड में देखे होंगे, तो रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखे हुए कि इम्पल्स हो गया, स्टेप हो गया, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, बाकी ये सारे फंक्शन हो गए, उनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है। कंटिन्यूस टाइम मॉडल ये 50 दफा गुजर चुका है, सिर्फ रेफरेंस के लिए स्लाइड यहाँ पर है कि जी लेप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आपके पास क्या होगा, क्विकली आपके पास द फ्री रिस्पॉन्स एंड द फोर्स रिस्पॉन्स, बस द कंप्लीट रिस्पॉन्स ऐसे बनेगा लेप्लास के अंदर। नाउ ये वाली चीज ये यहाँ पे लेप्लास से सॉल्व कर दी है। ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कि जी आपके पास ए बी सी डी मैट्रिक्स है, इनिशियल कंडीशन हो गई और आपके पास ये सिस्टम का इनपुट हो गया। यू वांट टू सॉल्व इट, उसने कहा लेप्लास को सॉल्व करो, आपको पता है लेप्लास को कैसे करते हैं, ऐसे ही मैंने इसे इनवर्स उससे सॉल्व किया पूरा और यू गेट दिस फाइनल आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया, इसका आप क्या करेंगे, आपके इनवर्स लेप्लास लेंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर इन टाइम डोमेन। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता है। वी लुक एट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये वाला, एक सेकंड है, ये वाला प्रॉब्लम क्या है, लुक एट दिस वन जिसपे मैंने रेड से लिखा हुआ यूज कैले हैमिल्टन इंस्टेड। वो कहता है क्या कहता है, फंक्शन ETA फॉर A इज दिस, इज डिफिकल्ट टू राइट इन क्लोज फॉर्म बाय इंस्पेक्शन ऑफ इट सीरीज बट इट कैन बी कंप्यूटेड एज दिस। वो मतलब एप्लेविश ने पहले जो है ना ये बताया था कि अगर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज बनती है इसकी, वो जो इनफाइनाइट सीरीज बनती है उससे जो है ना आप मतलब ये है कि क्लोज फॉर्म सोल्यूशन बाय इंस्पेक्शन लिख सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। पिछले वाले लेक्चर के अंदर ये बात बहुत डिटेल में गुजरी थी, मैंने एक प्रॉब्लम कराया था, मैं दोबारा वो प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। उसके अंदर मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये इस बुक ने लिखा है, जबकि जनरली ये मेथड्स इस तरह फॉलो नहीं किया जाता। वो क्या चीज थी, वो ये वाला था, मतलब कोई आदमी इस सीरीज को देख के ये नहीं कह सकता, ये मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है, येलो में या ग्रीन में या आपके मैजेंटा कलर में, कि ये जो ब्लू में हाईलाइट हुई भी है कि ये सीरीज कॉस ओमेगा टी बनेगी बाय इंस्पेक्शन, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट। तो वो एप्लेविच आगे इस बुक के अंदर जो है ना मतलब ये कि वो इसको एग्री करता है इस बात से, इज डिफिकल्ट टू राइट इन क्लोज फॉर्म बाय इंस्पेक्शन ऑफ इट सीरीज, कि भाई इंस्पेक्शन करके सीरीज को देख के मैं क्लोज फॉर्म लिख लूं। तो लेप्लास का मेथड है, तो उससे आप निकाल सकते हैं। और सेकंड मेथड आपके पास कौन सा है, देयर इज अ सेकंड, मतलब फर्स्ट मेथड कौन सा हो गया, बाय इंस्पेक्शन हो गया, बिल्कुल फर्स्ट मेथड आपके पास हो गया इंस्पेक्शन वाला, सेकंड मेथड आपके पास लेप्लास हो गया, द लेप्लास, और थर्ड आपके पास मेथड जो हो गया वो आपके पास केले हैमिल्टन हो गया। तो अब तीनों से आप जो है ना वो आप निकाल सकते हैं क्या बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ये फोर्स रिस्पॉन्स हो गया। डिस्क्रीट टाइम मॉडल, अब डिस्क्रीट टाइम मॉडल के अंदर वो यहाँ पर ये कहता है, क्योंकि अब वो जेड ट्रांसफॉर्म को इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पे, वो कैसे कहता है कि जी आपके पास दिस इज द डिस्क्रीट टाइम मॉडल। अब वो ये कहता है यहाँ पे वी टेक द जेड ट्रांसफॉर्म, जब आप जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो जो कॉन्सेप्ट आपके पास लेप्लास के अंदर होता है वो जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर होता है। वो क्या कि जी अगर आपके पास डेरिवेटिव का लेट सपोज अगर मैं वाई डॉट का लेप्लास लेता हूं तो आई गेट एस वाई एस माइनस और यहाँ पे जो है ना इसका इनिशियल कंडीशन इसकी आती है, इसकी इनिशियल कंडीशन यहाँ पर आती है, लेट मी लुक एट द प्रॉपर फॉर्म, ऐसा ना हो मैं बिला वजह जो है ना जल्दी में उसको यहाँ पर, जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो दिस वन ये मैं लिखना चाह रहा था असल में माइनस F0। तो जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो लेप्लास के अंदर ये होता है, जब आप z ट्रांसफॉर्म के अंदर डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब डेरिवेटिव वहां पर ये होता है आपके पास fk-1, उस पे जब z अप्लाई करते हैं तो z fz माइनस z f0, f0 इज द इनिशियल कंडीशन और z आपके पास वेरिएबल है। नॉर्मली इनिशियल कंडीशन हमारे पास 0 होती है तो z fz रह जाता है, जैसे यहाँ पे s fs रह जाता है और इनिशियल कंडीशन आपके पास 0 होती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो ये आपके पास और AXZ प्लस BUZ ये क्या चीज हो गई आपके पास, उसने कहा कि जब Z ट्रांसफॉर्म में अप्लाई करूंगा ऑन दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, मतलब इस इक्वेशन के बोथ साइड्स में मैं Z अप्लाई करूंगा, Z ट्रांसफॉर्म ऑफ x t प्लस 1 और Z ट्रांसफॉर्म ऑफ AXT प्लस BUT। तो यहां पे मेरे पास जो चीज बनेगी दैट इज ZXZ माइनस ZX0 और AXZ प्लस BUZ। तो ये मेरे पास बनेगा जब मैं Z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूंगा। इसी तरह
जब मैं z ट्रांसफॉर्म सेकंड इक्वेशन में अप्लाई करूंगा आई गेट yz प्लस cxz प्लस duz। ये उसका जो है ना, ये आप में से कौन बता सकते हैं व्हाट इज दिस, जो फर्स्ट मैंने हाईलाइट किया है, एंड व्हाट इज दिस डिस्क्रीट टाइम वर्ल्ड के अंदर? सर वो स्टेट ट्रांजिशन। ये फ्री रिस्पॉन्स हो गया, ZI माइनस ए इनवर्स स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। ये पूरी चीज आपके पास फ्री रिस्पॉन्स हो गई, और ये आपके पास इसका फोर्स रिस्पॉन्स हो गया। फोर्स रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक बात हो गई, और ये आपके पास जो है ये ओवरऑल रिस्पॉन्स है, ये मतलब सिस्टम आउटपुट है। दिस इज सिस्टम आउटपुट, ये मेरे पास सिस्टम का आउटपुट है। ये एक सिंपल क्वेश्चन इसने सॉल्व किया है यूजिंग द Z ट्रांसफॉर्म। तो ये मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, और बाकी तो सही है, ठीक है। फॉर द डिस्क्रीट टाइम एग्जांपल 1 ऑफ चैप्टर 2 रिपीटेड हेयर। तो ये आपके पास ABCD, अच्छा ये लिखने में तो बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन ये कि वो मतलब ये इस बुक के अंदर इस तरह है, वरना जनरली बुक्स के अंदर जो है ना वो बाकायदा डिफरेंट थोड़ा सा नोटेशन कर देते हैं कि कंटिन्यूस टाइम सिस्टम का और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का। उसने कहा जी ABCD आपके पास ये हो गया, इनिशियल कंडीशन x ये हो गई, UT आपके पास 0 टू इन्फिनिटी, मतलब ये आपके पास जो है वो इम्पल्स क्या बोलते हैं स्टेप इनपुट है, बट दिस इज द डिस्क्रिटाइज्ड वर्जन, ये आपके पास है, इट विल गो टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास जो है इनपुट है, दिस इज द इनपुट। द ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट इज फ्रॉम इक्वेशन 3.32। तो वो जो 3.32 इक्वेशन मैंने उससे जो है ना पूरा इसका जो है ना इसका आउटपुट मैंने कंप्यूट किया, CZI माइनस ए इनवर्स ZX0 प्लस CZ, ये पूरा का पूरा मैंने सॉल्व किया। तो ये वैसे तो बहुत सिंपल मैथ्स है, लेकिन जब ट्रांसफॉर्म इनवर्स करते हैं ना, इनवर्स ट्रांसफॉर्म, उसमें आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। ये तो आपके पास नॉर्मल आपके पास सारे मैट्रिसेस हो गए, ये पूरा हो गया, और ये आपके पास इनपुट हो गया। ये जो Z इसने 1 1 करके लिखा हुआ है, ये इनपुट का Z ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट। अब यहां पे आपके पास क्या चीज है, यू गेट दिस थिंग एंड यू गेट दिस थिंग। ये जो आपके पास ये Z ट्रांसफॉर्म है इनपुट का, Z ट्रांसफॉर्म, बल्कि ये लिखा हुआ है मैंने, दिस इज Z ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट, कि जी स्टेप इनपुट का Z हुआ Z-1 है। अगर आप गौर से पीछे देखें तो यहां पर स्टेप इनपुट का नहीं गिवन है इसमें, ठीक है। वो आप किसी भी बुक से, बेसिक बुक से किसी भी देख लेंगे, इंटरनेट पे आपको सारे टेबल इसके मिल जाएंगे, वो ऐसा मसला नहीं है। तो ये Z हुआ Z-1 हो गया। अब इस पूरे का पूरा आपको इनवर्स Z लेना है। जब आप इनवर्स Z लेंगे तो यू गेट एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ YK, मतलब ये है कि आपके पास कोई इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी, YK की फॉर्म में, जब आप इसका इनवर्स Z लेंगे। अब मैटलैब का टूल भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये है कि वहां पे सिंबॉलिक मैथ्स का कि किस तरह जो है ना आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, और नॉर्मल मेथड से भी आप इसका इनवर्स जो है ना वो टेबल से निकाल सकते हैं, मतलब जो इसके टेबल स्टैंडर्ड टेबल्स होते हैं Z ट्रांसफॉर्म के, जैसा लेप्लास ट्रांसफॉर्म के होते हैं, तो उससे आप इसको निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं थोड़ा बहुत Z ट्रांसफॉर्म जिनके लिए बिल्कुल नई चीज है उनके लिए, कि भाई यहाँ पे आप देखिए ये इसका 0 है, ये इसका पोल है, इसका पोल है, तो दो पोल्स हैं, एक -1 पर, एक -1/2 पर है, एक 0 आपके पास ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, एक 0 -3/2 पे पड़ा हुआ है। तो इस तरह का ये सिस्टम है। अब इसको जब इनवर्स लेंगे तो यहाँ पे वही पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद फिर आप इनवर्स लेंगे तो आपके पास जो है ना वैल्यूज आएंगे Z ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। अच्छा एक और चीज, मतलब ये मेथड हम नॉर्मली नहीं यूज करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए बस, ये बाय लॉन्ग डिवीजन द फ्री रिस्पांस इन द प्रीवियस एग्जांपल कैन बी रिटन। तो कहता है कि जी आपके पास जो फ्री रिस्पांस था जो कि ये वाला है, इसको नॉर्मली आप जो है ना इसको टाइम डोमेन के अंदर लिखेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन कर दें इसका, मतलब इसको लॉन्ग डिवीजन से यू गेट दिस थिंग, आपके पास ये पूरी की पूरी सीरीज बनती है। जब ये सीरीज पूरी आपके पास बनती है तो ये टाइम, ये सिग्नल की वैल्यूज हैं एट डिफरेंट टाइम स्टेप्स, मतलब अगर इसको बनाना शुरू करें तो ये इस तरह करके फ्री रिस्पांस बनेगा। इसका मतलब ये बनता है, अगर मैं इसको k लिख दूं इसके टाइम में, तो आपके पास ये पहली वैल्यू इसकी 0 थी, दूसरी वैल्यू +5 थी, फिर 0 थी, -5/2 तकरीबन -2.5 पे आ जाएगी, ये तकरीबन 3.9। तो इस तरह करके ये वैल्यूज है, मतलब अगर आप समझो इस तरह का सिग्नल बन रहा है ये। मैंने सही बनाया है, सही है, ये इस तरह करके कुछ सिग्नल बन रहा होगा, ठीक है। तो ये इंपल्स रिस्पांस आपके पास बन गया। तो ये डायरेक्टली भी आप बना सकते, लेकिन ये क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन नहीं है, इसे क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन निकल सकता है, मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे। बाकी क्या क्या सब नॉर्मल चीजें, ये बस ये एग्जांपल जो है ना
ये इसको खुद बैठ के आप सॉल्व कीजिएगा। ये नॉर्मल एक क्वेश्चन है जो कुछ भी है, लेकिन ये कि यहाँ इसके बाद उसने फिर जो है ना ये इसने लिख दिया है सो दैट द क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन फॉर द मार्कोव सीक्वेंस इज दिस वन। तो ये वाली जो इक्वेशन आपके पास है ना, दीज आर द क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस। ये आपके पास जो है ना, ये जब जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं और इनवर्स आपके पास जो है ना वो क्या बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन लेके इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, यू गेट दीज इक्वेशंस। दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर 5। तो यहाँ तक चीज जो है ना हमारे पास मिड टर्म के अंदर है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द मिड टर्म, और फिर आगे इंशाल्लाह उसके बाद देखेंगे। अल्लाह अगर यूनिवर्सिटी खुल जाए तो कुछ बेहतर हो जाए इसके अंदर। और कोई बात अगर आपको पूछनी है तो आप पूछ लें। सर मिड टर्म का पैटर्न क्या होगा? अभी तो ये ओपन बुक है, 2 घंटे का मिड टर्म है, और फिर उसके बाद 1 घंटा सबमिशन का है। तो मैं देखूंगा कि उसमें प्रॉब्लम्स किस तरह जो है ना वो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मसला वही होता है कि भाई इवैल्यूएट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब ये कि ऑनलाइन जो है कि बहुत दफ़ा तो, लेकिन ये कि बहरहाल न्यूमेरिकल जिस तरह ये सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी उसमें, कि अगर आपको आता है तो मतलब ये कि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको जेन्युइन उसका आइडिया है या आइडिया नहीं है उस चीज़ का बिल्कुल। तो मतलब उसमें कोई डेफिनेशन और वो सब कुछ भी नहीं होगा, मतलब सारे मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बेस्ड ही होंगे। न्यूमेरिकल क्या चीज़? न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा ना सर? नमाज पढ़ ले, वक्त जा रहा है। मैं समझा नहीं बिलाल, आप क्या कह रहे हो? न्यूमेरिकल बेस्ड ही लेंगे ना? हाँ मतलब ये कि वो कॉन्सेप्चुअल होगा, मतलब न्यूमेरिकल्स ही होंगे उसके अंदर। जिस तरीके से असाइनमेंट में है सवाल, मतलब उसी। हाँ, जिस तरह असाइनमेंट में सवाल इसी तरह की चीज होगी। ठीक है सर, ठीक। तो वो मुझे बेसिकली आइडिया हो कि भाई मतलब आप लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज की। असल में असाइनमेंट की वेटेज ज्यादा होगी, फिर आगे भी मैं असाइनमेंट दूंगा तो उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग की कितनी अंडरस्टैंडिंग है सिस्टम की इसकी। चलिए सर ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ही चाहिए, मतलब जो कॉन्सेप्ट है बस हमने वो मेथड है वो हमने इम्प्लीमेंट करना होगा जो आपने सब समझाया है। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि वो बाज़ दफा तो आदमी अज्यूम करता है कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 3-4 लाइनें लिख के वो आगे बढ़ जाता है। तो वो हरकत मत कीजिएगा। मुझे जेन्युइन आइडिया हो कि आपको कॉन्सेप्ट भी है और आपको पता भी है सॉल्व किस तरह करना है। मतलब एक आदमी मुझे बोले यार मैं उसको एक मैट्रिक्स देता हूँ, उसको बोलते स्टेट ट्रांजिशन निकालो, वो मुझे लिख के देते EAT होता है, तो वो तो दुनिया को पता है। तो मतलब वो चीज़ नहीं है। मतलब वो बात है ना कि अगर उसमें मैं कहता हूँ कि भाई सर्टेन टाइम ट्रेजेक्टरीज बनानी है, या वो ट्रेजेक्टरीज में या फेस पोर्ट्रेट में क्या मसला आ रहा है, तो वो मतलब जेन्युइन आंसर से पता चलना ठीक है सर, ठीक है। उसको आइडिया है चीज़ का। आप सब सीनियर लोगों कोई ऐसे वो नहीं है, सबको अंदाजा है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह मदद करेगा। थैंक यू सर। इंशाल्लाह सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।